हाय गाइस, वेलकम टू आवर रैपिड रिवीजन सीरीज। और आज हमारे फर्स्ट डे है रैपिड रिवीजन का। तो आज हम कर रहे हैं प्रोफेशनल एथिक्स का रैपिड रिवीजन, जिसको हम ट्राई करेंगे अराउंड 40 टू 45 मिनट्स में कवर करने का। अगर 5-10 मिनट्स ऊपर नीचे होते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो नॉर्मल वीडियोस होती है वो हमारी 3 टू 4 आवर्स की होती है। यहाँ पे हम 40 टू 45 मिनट्स में मैक्सिमम कवरेज करेंगे और यहाँ पे हम 100% आपको ओवरव्यू मिल जाएगा। और जो भी ट्रिकी पॉइंट्स है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारी चीजें हम आराम से डिस्कस भी कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आप इसको एज ए ऑडियो रिवीजन भी सुन सकते हो, चलते फिरते कभी भी सुन सकते हो। अगर आप साथ में नोट्स ओपन कर रहे हो, सेकंड रिवीजन कर रहे हो, आप अपने साथ में नोट्स ओपन कर रखा है, तो आपका फटाफट रिवीजन हो जाएगा। फिर आपको एक बार नोट्स रीड करने और फिर क्वेश्चंस के साइड जाना है। और अगर आपको ये नोट्स परचेज करने हैं, इस ऑडिट सिंप्लीफायर हैंडबुक या फिर मेरी टेस्ट सीरीज परचेज करनी है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से परचेज कर सकते हो। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, ये पर्टिकुलर नोट्स की प्रोफेशनल एथिक्स की पीडीएफ चाहिए, वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप वहां से ज्वाइन करके वहां से देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट अवर रैपिड रिवीजन सीरीज प्रोफेशनल एथिक्स। जब भी हम प्रोफेशनल एथिक्स की बात करेंगे तो आपके दिमाग में 4 सेक्शन आने चाहिए। ओनली शेड्यूल की बात नहीं होगी, आपके दिमाग में 4 सेक्शन आने चाहिए। एक बात करेंगे हम बेसिक में, हम देखेंगे फंडामेंटल्स के बारे में, नो क्लार के बारे में, मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूट के बारे में। जब आप मेंबर बन जाते हो इंस्टीट्यूट के, तो उसके रिगार्डिंग क्या क्या चीजें होती है, वो सारी चीजें बेसिक में देखेंगे। सेकंड आती है हमारे चार्टेड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। चार्टेड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस में उसका क्या सिग्निफिकेंस होगा, और मेंबर डीम टू बी इन प्रैक्टिस कब कहलाए जाओगे, कब आपको डिसेबल हो जाओगे, चार्टेड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस से कब आपका नेम रिमूव हो जाएगा, वो सारी चीजें हम चार्टेड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस में देखेंगे। थर्ड आता है, वो है हमारा शेड्यूल, जहां पे हम फर्स्ट शेड्यूल सेकंड शेड्यूल के बारे में बात करेंगे। फोर्थ जो आएगा वो हमारी काउंसिल जनरल गाइडलाइंस की बात करेगा, साथ साथ जो रीसेंट डिसीजन होते हैं एथिकल बोर्ड की, उसकी बात करेगा। आपको ये 4 पार्ट में डिवाइड करना है, जिससे आप इजीली पूरे प्रोफेशनल एथिक्स को कवर कर पाए। सो लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट पार्ट विच इज बेसिक। बेसिक में हम देखेंगे फंडामेंटल। इसके अंदर हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ से ऑलरेडी नवंबर 24 में क्वेश्चन आ चुका है, तो मई 25 में आने की चांसेस कम है, और ये काफी बेसिक भी है, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। जब हम बात करते हैं फंडामेंटल की, कौन कौन से आपके फंडामेंटल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं हमारा, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल बिहेवियर, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। तो ये हमारा कॉपी क्या होते हैं, हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं। यहाँ पे आपको बस रीड करना है। कॉन्फिडेंशियलिटी में आपको 2-3 पॉइंट याद रखने हैं, कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन जो आप प्रोफेशनल में, रिलेशनशिप में या एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप में एक्वायर करते हो, किससे, प्रीवियस एम्प्लॉयर से, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर से, किसी से भी आप एक्वायर करते हो, वो चीजें आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते। बट किस किस सर्टेन केसेस में आप डिस्क्लोज कर सकते हो। अगर डिस्क्लोज रिक्वायर्ड बाय लॉ है तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अगर ऑथराइज कर दिया क्लाइंट ने कि डिस्क्लोज कर दो, तो आप डिस्क्लोज कर सकते हो। अगर आपकी प्रोफेशनल ड्यूटी आ गई तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ जाएगा। सर प्रोफेशनल ड्यूटी क्या, पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू हो गया, या कोई इन्वेस्टिगेशन में आपसे रेगुलेटरी अथॉरिटी आपसे इन्फॉर्मेशन मांग रही तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, या टेक्निकल और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड का कंप्लाई कर रहे हो तो वहां पे डिस्क्लोज करना पड़ रहा है, तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ये सारे हमारे फंडामेंटल्स की बात थी। जब हम थ्रेट की बात आती है तो हमारे 5 थ्रेट आ जाते हैं, जो इन्हीं फंडामेंटल्स को कंप्लाई करने के रिगार्डिंग कुछ थ्रेट क्रिएट होते हैं। कौन कौन सा, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। जब हम बात करेंगे सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट की, जहां पे आपका खुद का इंटरेस्ट आ जाता है, लाइक आप पूरे पूरे एक क्लाइंट पे ही डिपेंडेंट हो, वही उसी से आपकी मेजर फी आ रही है। अगर वो क्लाइंट छोड़ के चला गया तो आपकी फर्म के ऊपर दिक्कत आ सकती है, तो आप उसमें बायसनेस आ जाएगी आपकी, तो वहां पे सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट आ सकता है। सेल्फ रिव्यू थ्रेट क्या होगा, जब आपने कोई काम खुद ने ही परफॉर्म करा है, उसी को रिव्यू करना है, उसी को रिव्यू करोगे तो आप खुद की गलती तो निकालोगे नहीं, तो उस केस में सेल्फ रिव्यू थ्रेट आ सकता है। फिर आता है एडवोकेसी थ्रेट। उसमें आप जब प्रमोट कर रहे हो, क्लाइंट का इतना ज्यादा प्रमोट कर रहे हो कि आपकी ऑब्जेक्टिविटी ही कॉम्प्रोमाइज हो गई। वो कैसे हो सकती है, कि आप प्रमोट कर रहे हो शेयर ऑफ द क्लाइंट, और आप प्रमोट कर रहे हो, आप एज ए एडवोकेट बन रहे हो क्लाइंट के, तो उसके रिगार्डिंग लॉबिंग कर रहे हो इन द फेवर ऑफ क्लाइंट इन द लेजिस्लेशन, तो उन सारे केसेस में क्या होगा, आपका एडवोकेसी थ्रेट क्रिएट हो सकता है। फिर आता है हमारा फैमिलियरिटी थ्रेट। उसमें क्या होगा, जब आपका क्लोज रिलेशनशिप है, फैमिली रिलेशनशिप है, तो उस केस में आपका फैमिलियरिटी थ्रेट आ जाता है, आप बायसनेस हो सकते हो। बट आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब आपका क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप है तो वहां पे फैमिलियरिटी थ्रेट नहीं आएगा, उस केस में आएगा आपका सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। फिर एक और लास्ट थ्रेट आ जाता है इंटीमिडेशन थ्रेट। उस केस में जब आपका क्लाइंट आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है कि भाई तूने कुछ गलती करी है, मैं उसको पब्लिकली एक्सपोज कर दूंगा, तो आपका इंटीमिडेशन थ्रेट क्रिएट हो जाता है। या फिर आप क्लाइंट के प्रेशर में आके आप अपना डिसीजन चेंज कर रहे हो, तो इंटीमिडेशन थ्रेट आ जाता है। ये हमारे सारे थ्रेट्स थे। अब हमने फंडामेंटल देखा, उसके रिगार्डिंग कौन कौन से थ्रेट क्रिएट हो सकते हैं, वो सारी चीजें देखी। और उसके बाद हम देखेंगे यार उसको थ्रेट को कैसे रिड्यूस करेंगे, कैसे उसको एलिमिनेट करेंगे। उसके रिगार्डिंग आता है सेफ गार्ड्स। सर कौन कौन से सेफ गार्ड्स लगा सकते हो, आप इसको सीरीज में समझो, आप तो सुनो बस, और सीरीज में समझो कौन कौन से सेफ गार्ड्स लगा सकते हैं। कि भाई आपको थ्रेट क्रिएट हुआ तो आप एक काम करो, क्वालिफाइड पर्सनल्स को लगाओ और एक्स्ट्रा टाइम डिवोट करो। सर अगर उससे भी नहीं होगा तो आप एक रिव्यूअर को लेके आओ, जो आपके काम को रिव्यू करे, जिससे बायसनेस पता लगे, आप वो चीजें ठीक कर पाओ।
अगर आप रिव्यूअर से भी कुछ नहीं हो रहा तो एक काम करो, डिफरेंट पार्टनर्स को लेके आओ, डिफरेंट एंगेजमेंट टीम को लेके आओ और उनसे वर्क कराओ नॉन एश्योरेंस सर्विस से रिलेटेड। सर उससे भी कुछ नहीं हो रहा तो एक काम करो, डिफरेंट आप अनदर फर्म को लेके आओ, उससे पार्ट ऑफ एंगेजमेंट परफॉर्म कराओ जहां पे बायसनेस क्रिएट हो सकती है। सर वो ये सारी चीजें कर रहे हैं तो आपको सेपरेट करनी पड़ेगी चीजों को, जिससे कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रखे, सेपरेट टीम आपको मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। तो ये आपको पूरा पूरा एक सिनेरियो बन जाता है पूरा सेफगार्ड के रिगार्डिंग। कौन कौन सी चीजें देखोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे भाई, आप मैं तो एक्स्ट्रा क्वालिफाइड पर्सनल लगाऊंगा, एक्स्ट्रा टाइम डिवोट करूंगा, उससे नहीं हो रहा, रिव्यूअर लेके आओ, रिव्यू कराओ वर्क को, उससे भी नहीं होगा, आप डिफरेंट पार्टनर्स को लेकर आओ, डिफरेंट एंगेजमेंट टीम को लेकर आओ रिगार्डिंग द नॉन एश्योरेंस सर्विसेज, उससे भी नहीं हो रहा, अनदर फर्म को लेकर आओ पार्ट ऑफ एंगेजमेंट परफॉर्म कराने के रिगार्डिंग, वो सारी चीज करे तो आप सेपरेट करोगे टीम को रिगार्डिंग द कॉन्फिडेंशियलिटी नेचर के रिगार्डिंग। तो ये आपका पूरा पूरा एक बेसिक की बात हो गई जहां पे हमने सेफगार्ड देखे, फंडामेंटल्स देखे, थ्रेट की बात करी। अब आता है नो क्लार। सर नो क्लार एप्लीकेबल किस पे होता है? नो क्लार आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगी जब आप सीए बन जाओगे, जब आप एज ए इन सर्विस में होगे तो आपके ऊपर एप्लीकेबल हो सकता है, और जब आप एज ए प्रैक्टिस कर रहे हो, आप ऑडिट कर रहे हो किसी एंगेजमेंट का, तो उस केस में आपके ऊपर एप्लीकेबल हो सकता है। बट सर ये एप्लीकेबल मेन होगा कब, ये आपको ध्यान रखना है कि आप जब एज ए सर्विस में हो, आप किसी के एम्प्लॉयमेंट में हो, और वो भी किस कंपनी के, लिस्टेड कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में हो, और कौन सा एम्प्लॉयमेंट, आप सीनियर एम्प्लॉय हो या कोई के एमपी हो, सीनियर एम्प्लॉय या फिर आपके एमपी हो किसी लिस्टेड एंटिटी का, तो आपके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। अगर आपको कोई ऐसा मिसकंडक्ट मिलता है रिगार्डिंग द नो क्लियर तो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। सर अगर मैं तो सीओपी ले रखी, मैं तो प्रैक्टिस में हूं, तो उस केस में अगर आप ऑडिट कर रहे हो, किसकी, लिस्टेड एंटिटी की ऑडिट कर रहे हो, तो उस केस में आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा जब आप उस ऑडिट कर रहे हो जिस एंटिटी की, उसका टर्नओवर, उसका नेटवर्थ, सॉरी टर्नओवर नहीं, नेटवर्थ कितना 250 सीआर या उससे ज्यादा है, तो उस केस में आपको रिपोर्ट करना पड़ जाएगा। आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी कि अगर आपको ऐसा कोई मिसकंडक्ट मिलता है तो आपको रिपोर्ट करना है। बट आपको एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे पर्सनल मिसकंडक्ट नहीं आएगा, यहाँ पे ओनली बिजनेस का मिसकंडक्ट आएगा नो क्लियर के रिगार्डिंग। किसी एम्प्लॉय का या किसी की मैनेजमेंट पर्सन का या कोई डायरेक्टर का जो पर्सनल मिसकंडक्ट है वो सारी चीजें नो क्लियर में कवर नहीं होगी, आपको ध्यान रखना है। और डिफरेंस है वो खाली बेसिक है, आप रीड कर लेना, स्टेप्स क्या होते हैं वो सारे बेसिक है, वो रीड कर लेना। जब हम बात करते हैं मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूट की, वो सारी हम नीचे देखते हैं। जब हम बात करते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल की तो हमने ये सारे देख लिए। फिर यहाँ पे आपको 2 पॉइंट ध्यान रखना है, अगर आप एक फंडामेंटल को कंप्लाई कर रहे हो, आपका उससे दूसरे फंडामेंटल का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो आप पहले कंसल्ट करोगे किससे, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, टीसीडब्ल्यूजी, आईसीआई, लीगल काउंसिल, इन सबसे कंसल्ट करोगे, उसको रिजोल्व करोगे, देन ही आगे बढ़ोगे। इसके अलावा अगर आप कुछ एडवर्टाइज कराने चाहते हो जिससे आपको पता है यार ये लीगल एडवर्टीजमेंट होना चाहिए, कहीं से सोलिसिट ना हो जाए, कहीं मैं गिल्टी ना हो जाऊं, वो आपको पता करना है, तो आप कंसल्ट किससे करोगे, एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड से कंसल्ट करोगे, एमसीक्यू पॉइंट में आ सकता है। फिर हमने टाइप ऑफ थ्रेट देखा, वो काफी बेसिक था। सेफगार्ड भी देखे, नो क्लियर के रिगार्डिंग हमने एप्लीकेबिलिटी देखी। आपको ध्यान रखना है पर्सनल मिसकंडक्ट इसके अंदर नहीं आता। एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं, फ्रॉड, करप्शन, ब्राइबरी, मनी लॉन्ड्रिंग, ये सारे एग्जांपल होते हैं नो क्लियर के रिगार्डिंग, और ये हमारा डिफरेंस आपको रीड करना है। अब आते हैं हमारा मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूट। मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूट की बात करेंगे तो पहला आएगा टाइप ऑफ मेंबरशिप। टाइप ऑफ मेंबरशिप कौन कौन से हो सकती है, एसोसिएट और फेलो। आप जब सीए बन जाते हो तो आप एसोसिएट मेंबर हो जाते हो, जब आप 5 ईयर तक कंटिन्यू प्रैक्टिस में हो तो आप फेलो मेंबर बन जाओगे। अगर सर मैं कंटिन्यू प्रैक्टिस में नहीं हूं बट मेरे पास इक्विवेलेंट नॉलेज है, जो कंटिन्यू प्रैक्टिस में 5 ईयर तक उसकी जितनी मेरे पास नॉलेज है, तो भी आप फेलो मेंबर बन जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आएगा डिसेबिलिटी ऑफ मेंबरशिप, ये मेरे को लगता है May 25 के लिए इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 8 की बात करेगा, जब आप सीए बन गए बट फिर भी आपको मेंबरशिप नहीं मिल रही, उस कौन कौन से केस में डिसेबल हो सकते हो कि यार आप 21 एज आपने अटेन ही नहीं करी तो आप डिसेबल हो जाओगे, अनसाउंड माइंड हो तो आप डिसेबल हो जाओगे, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो तो आप डिसेबल हो जाओगे, और फिर डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो, अनडिस्चार्ज की बात नहीं हो रही, डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो बट आपने सर्टिफिकेट ऑब्टेन नहीं करा कोर्ट से तो आप भैया हो जाओगे डिसेबल। इसके अलावा कॉन्विक्ट कर दिया कोर्ट ने तो आप डिसेबल हो जाओगे, बट आपको ध्यान रखना है कॉन्विक्ट करा है कोर्ट ने बट सीजी ने वो डिसेबिलिटी रिमूव कर दी, आपको माफी दे दी, तो उस केस में आप रिमूव नहीं, उस केस में आप डिसेबल नहीं होगे, उस केस में आपका चल जाएगा। और अगर आपके मेंबरशिप से रिमूव हो गए आप क्योंकि आपने कोई मिसकंडक्ट में गिल्टी हो गए थे, तो उस केस में आप डिसेबल हो जाओगे। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, कौन कौन से, 21 एज से कम है, या आप अनसाउंड माइंड हो, या आप अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो, डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो बट आपने कोर्ट से सर्टिफिकेट ऑब्टेन नहीं करा या कॉन्विक्ट करा कोर्ट ने बट सीजी ने आपकी डिसेबिलिटी रिमूव कर दी, तो उस केस में आप डिसेबल नहीं होगे, उस केस में चल जाएगा। और अगर आप गिल्टी हुए किसी मिसकंडक्ट में, आपका मेंबरशिप से नेम रिमूव हुआ है, तो उस केस में आप डिसेबल हो जाओगे। रिमूव कब हो सकता है आपका नेम रजिस्टर से, जब आप डिसेबल हो गए, जब तो सेक्शन 8 की डिसेबिलिटी आ गई तब आपका नेम रिमूव हो जाएगा, आप मर गए तो आपका नेम रिमूव हो जाएगा, आपने खुद ने बोल दिया कि मेरा नेम हटा दो आपने रजिस्टर से, तो उस केस में आपका नेम रिमूव हो जाएगा, या आपने प्रेस्क्राइब फी पे नहीं करी तो उस केस में आपका नेम रिमूव हो जाएगा। रिस्टोर कब होगा, जब आपने फी पे नहीं करी तो आपका नेम रिमूव हो गया, तो वो रिस्टोर कब होगा, जब आप फी पे कर दोगे ना, आपने अगर उसी ईयर फी पे कर दी तो जब से रिमूव हुआ था तभी से आपका रिस्टोर हो जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, जब आपका कोई रिमूवल हुआ है, नेम किसी बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन के ऑर्डर से रिमूव हुआ है या कोई डिसिप्लिनरी कमेटी से रिमूव हुआ है, तो उस केस में उन्हीं के ऑर्डर से रिस्टोर होगा, ये आपको ध्यान रखना है।
पेनल्टी क्या होगी? अगर आप सीए नहीं हो, आप आईसीए के मेंबर नहीं हो, फिर भी आप शो कर रहे हो आप आईसीए के मेंबर हो, या आपने सीओपी नहीं ले रखी फिर भी आप शो कर रहे हो आप प्रैक्टिस में हो, तो उस केस में पहली पेनल्टी 1000 रुपए की, दूसरी पेनल्टी बोला है 5000 रुपए की, उसके साथ साथ 6 महीने की जेल हो सकती है। ये था पूरा हमारा पार्ट 1 जो हमारा सेक्शन 1 था, जिसके अंदर हमने बेसिक के बारे में बात करी। अब आता है हमारा सेक्शन 2 चार्टेड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। जब हम बात करेंगे चार्टेड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस की, तो आपको ध्यान रखना है सिग्निफिकेंस क्या हो सकता है इसमें। एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि अगर आप एज ए मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट बन गए तो यू आर बाउंड बाय द प्रोविजन ऑफ सीए एक्ट। ये लाइन आपको ध्यान रखनी है, यू आर बाउंड बाय द प्रोविजन ऑफ सीए एक्ट। आपको सीए एक्ट का कंप्लायंस करना पड़ेगा। इसमें काउंसिल का ये व्यू है, अगर आप अपीयर हो गए एज ए इनकम टैक्स रिप्रेजेंटेटिव बिफोर वेरियस अथॉरिटीज, आप अपीयर हो गए एज ए मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट, आप एज ए सीए अपीयर हो गए, तो आप बाद में एज ए सीए ही अपीयर हो सकते हो। अपीयर ओनली इन द कैपेसिटी एज ए सीए, मतलब आप बाद में सस्पेंड हो जाते हो तो आप अपीयर नहीं हो सकते। अगर आप सीए के साथ साथ एडवोकेट हो और आपने कोई मिसकंडक्ट करा तो सीए से आप हो गए मिसकंडक्ट, सीए से आपका नेम रिमूव हो गया। आप सोच रहे हो कि आप एज ए एडवोकेट अपीयर हो जाओ इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल में, तो उस केस में आप अपीयर नहीं हो सकते। अगर आप एज ए सीए पहले से ही अपीयर हो चुके हो तो बाद में कभी भी आप एज ए सीए ही अपीयर होगे, किसी और कैपेसिटी में अपीयर नहीं हो सकते। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। फिर कैंसिलेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ सीओपी काफी बेसिक है। ये हमारा मेन आता है मेंबर डीम टू बी इन प्रैक्टिस, जो काफी मेन है। इसमें आपको 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं। अगर कोई एम्प्लॉयमेंट में चार्टेड अकाउंटेंट कोई एम्प्लॉयमेंट में, तो वो भी डीम टू बी इन प्रैक्टिस माना जाएगा। अगर कोई सैलरीड एम्प्लॉय है वो भी डीम टू बी इन प्रैक्टिस माना जाएगा। किस पर्पस के लिए? टू द लिमिटेड टू द पर्पस ऑफ ट्रेनिंग ऑफ आर्टिकल असिस्टेंट। मतलब जब तक आप ट्रेन कर रहे हो आर्टिकल असिस्टेंट को, जब तक आप वो प्रैक्टिस में माना जाएगा, डीम टू बी इन प्रैक्टिस माना जाएगा। आपको ध्यान रखना है लिमिटेड पर्पस फॉर द ट्रेनिंग ऑफ आर्टिकल असिस्टेंट। अगर आप आर्म फोर्सेस में हो तो उस केस में भी आपको डीम टू बी इन प्रैक्टिस माना जाएगा, वो भी चल जाएगा। इसके अलावा जो 2 to 4 की सर्विसेज है, जो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी की सर्विसेज है, उस केस में भी आपको डीम टू बी इन प्रैक्टिस माना जाता है। सर ये 2 to 4 की सर्विसेज कौन कौन सी है? एक तो बड़े बिजनेस, जब आप बिजनेस प्लान कर रहे हो, कॉर्पोरेट प्लानिंग कर रहे हो, तो वो सारे केसेस आपके केस में आ जाएंगे, 2 to 4 की प्लान में आएंगे। उसके अलावा अगर आप प्लानिंग करते हो, मैनेजमेंट करते हो, अकाउंटिंग का काम करते हो, कॉस्टिंग का काम करते हो, वो सारे आपका डीम टू बी इन प्रैक्टिस में आएगा। अगर रिपोर्ट प्रिपेयर करते हो, बजट प्रिपेयर करते हो, स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हो, वो सारी चीजें भी आपकी 2 to 4 में आएगी। इंपॉर्टेंट क्या है? अगर आप पर्सनल रिक्रूटमेंट करते हो, अगर आप एम्प्लॉय का रिक्रूटमेंट करते हो, उसके साथ साथ सिलेक्शन करते हो और उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हो, किस चीज की ट्रेनिंग? डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, लाइक कंडक्टिंग ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम, वो भी आपके 2 to 4 की सर्विसेज का पार्ट बनेगा। वो भी मेंबर डीम टू बी इन प्रैक्टिस का पार्ट बनेगा। ये आपको याद रखना है कि पर्सनल रिक्रूटमेंट और अगर आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रहे हो उनको, तो वो भी आपके मेंबर डीम टू बी इन प्रैक्टिस का पार्ट बनेगा। इसके साथ साथ आप सेटिंग अप कर रहे हो क्या? एग्जीक्यूटिव इंसेंटिव प्लान, वेजेस इंसेंटिव प्लान, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये भी 2 to 4 की सर्विसेज का पार्ट बनेगा। अब इसमें मेन क्या आता है? अगर आप एक्ट कर रहे हो एज ए रजिस्टर्ड वैल्यूअर, आप कर सकते हो एक्ट एज ए रजिस्टर्ड वैल्यूअर, 2 to 4 के अंदर कवर्ड है, बट ओनली फॉर द वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स एंड बिजनेसेस। अगर आप वैल्यूएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी का एज ए एक्ट कर रहे हो रजिस्टर्ड वैल्यूअर, तो वो नहीं चलेगा, वो 2 to 4 की सर्विसेज के अंदर नहीं आएगा। वो आपको ध्यान रखना है, वो मेंबर डीम टू बी इन प्रैक्टिस का पार्ट नहीं बनता। वैल्यूएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी नहीं अलाउड है। इसके अलावा अगर आप एडवाइस कर रहे हो, कंसल्ट कर रहे हो कि रिगार्डिंग द इशुएंस ऑफ सिक्योरिटीज, चल जाएगा। आप एडवाइस कर रहे हो रिगार्डिंग सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर एंड अंडरराइटर, आप एडवाइस कर रहे हो, वो भी चल जाएगा। बट अगर आप खुद ही ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, कौन कौन सी सर्विसेज? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, अंडरराइटिंग सर्विसेज, ब्रोकिंग सर्विसेज, तो उस केस में नहीं चलेगा भैया, वो 2 to 4 की सर्विसेज का पार्ट नहीं बनेगा। कौन कौन सी सर्विसेज? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, अंडरराइटिंग सर्विसेज, ब्रोकिंग सर्विसेज, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आप एक्ट कर रहे हो एज ए रजिस्ट्रार टू एन इशू और ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज, वो भी चल जाएगा। रिकवरी कंसल्टेंट भी चल जाएगा, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल भी चल जाएगा। और आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज दे रहे हो, जैसे जीएसटी प्रैक्टिशनर या वर्ड डॉक्यूमेंट का कुछ बना रहे हो, तो वो सारी चीजें बेसिक एक्टिविटीज है, वो भी 2 to 4 की पार्ट बनेगी, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा आता है रेगुलेशन 191, वो भी बोलता है आप डीम टू बी इन प्रैक्टिस माने जाओगे अगर आप एक्ट कर रहे हो एज ए लिक्विडेटर, ट्रस्टी, एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटर, वो सारा चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ टैक्स एंड फाइनेंस मैटर है तो भी आप चल जाएगा। अगर आपको अपॉइंट करा है एज ए सेक्रेटरी, टेक्स अप अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नमेंट ने आपको एज ए सेक्रेटरी अपॉइंट करा है, अनलेस सैलरी फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट, मतलब आपको फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट विद सैलरी नहीं है, तो उस केस में भी आपको डीम टू बी इन प्रैक्टिस माना जाएगा। अगर सैलरी कम फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट है तो उस केस में आपको डीम टू बी इन प्रैक्टिस नहीं माना जाएगा। ये सारे पॉइंट्स थे। अब हमारा मेन आता है मेंटेनेंस ऑफ ब्रांच ऑफिस। तो ये हमने देखा सीओपी के रिगार्डिंग मेंबर डीम टू बी इन प्रैक्टिस का देखा, सीओपी के अंदर ही आ रहा है मेंटेनेंस ऑफ ब्रांच ऑफिस। अगर आप सीए आईपीओ, आपने आपकी एक फर्म तो है ऑलरेडी, आप उसी की ब्रांच ओपन करना चाह रहे हो विद इन द इंडिया, तो हर ब्रांच में जो भी होगा ना, हर ऑफिस में
आपका एक सेपरेट चार्ज ऑफ मेंबर होना चाहिए। वो सेपरेट चार्ज ऑफ मेंबर कब कंसीडर करा जाएगा, जब 182 डेज से वो ऑफिस में है होगा, 182 डेज या उससे ज्यादा, तो उसको सेपरेट चार्ज ऑफ मेंबर कंसीडर करा जाता है। इस केस में बोला है सेपरेट चार्ज ऑफ मेंबर होगा कौन भैया, उस केस में या तो आपका पार्टनर होना चाहिए या पेड असिस्टेंट होना चाहिए जो होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में, वो ही आपका सेपरेट चार्ज ऑफ मेंबर बन सकता है। आपको ध्यान रखना है, मतलब आपका एक या एक से ज्यादा ऑफिस है तो आपका सेपरेट चार्ज ऑफ मेंबर रखना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप गिल्टी हो जाओगे, मिसकंडक्ट, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो जाएगा। इसके रिगार्डिंग एक एग्जाम्पशन दी है, किसको दी है, हिल एरियाज में जो प्रैक्टिस करते हैं उनको एक एग्जाम्पशन दे दी कि जब आप हिल एरियाज में प्रैक्टिस करें तो विंटर ज्यादा होती है तो आप प्लेन एरियाज में जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। तो कितने टाइम के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं, कितने टाइम के लिए आप टेम्परेरी ऑफिस ओपन कर सकते हो प्लेन एरियाज में, बोला 3 मंथ। सर ये 3 मंथ विंटर के होंगे, समर के होंगे, कोई से भी 3 मंथ है चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा 3 मंथ के लिए। इसके रिगार्डिंग आपको कौन कौन सी चीजें ध्यान रखनी है, जो आपका रेगुलर ऑफिस होगा, जब आपने टेम्पररी ऑफिस खोला प्लेन एरियाज में, रेगुलर ऑफिस भी ओपन रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको, बट ये ध्यान रखना है जब भी आपका टेम्पररी ऑफिस क्लोज रहेगा, क्योंकि आप 3 मंथ खोल सकते हो, 9 मंथ तो आपको बंद रखना पड़ेगा, जो 9 मंथ बंद रहेगा उस केस में आपका टेम्पररी ऑफिस का जो बोर्ड है वो डिस्प्ले नहीं होना चाहिए, आपको ध्यान रखना है। और जो भी टेम्पररी ऑफिस का जो एड्रेस होगा वो आप अपने प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट लेटर हेड पे नहीं डालोगे, आपको ध्यान रखना है। और साथ साथ जब भी आप ओपन करोगे, जब भी आप क्लोज करोगे वो टेम्पररी ऑफिस की ब्रांच को, तो उस केस में आपको आईसीआई को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, वो भी रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू, ये आपको ध्यान रखना है। ये था हमारा एग्जाम्पशन रिगार्डिंग हिल्स ऑफ एरियाज के रिगार्डिंग, जो भी प्रैक्टिस करते हैं उनके रिगार्डिंग एग्जाम्पशन। सेकंड एग्जाम्पशन दी है कि अगर आपकी जो प्रीमाइस है, लाइक आपकी 3 फ्लोर की बिल्डिंग है, उसी में आपके 2 ऑफिस है, तो उस केस में सेपरेट चार्ज की रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब सेम प्रीमाइस है आपके 2 ऑफिस है, तो उस केस में भी आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप सेपरेट चार्ज ऑफ मेंबर रखो। अगर सेम सिटी भी है तो भी बोल दिया कि आपको एग्जाम्पशन है, आप सेपरेट चार्ज ऑफ मेंबर नहीं रखोगे तो भी चल जाएगा। अगर आपका एक ऑफिस है वो कहां पे लोकेटेड है, 50 किलोमीटर फ्रॉम द म्युनिसिपल लिमिट्स ऑफ द फर्स्ट ऑफिस, तो उस केस में भी आपको सेपरेट चार्ज ऑफ मेंबर की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये कि आपको ध्यान देना है 50 किलोमीटर कहां से, म्युनिसिपल लिमिट से होनी चाहिए, जहां पे आपका फर्स्ट ऑफिस सिचुएटेड है उसकी जो म्युनिसिपल लिमिट्स होगी वहां से 50 किलोमीटर है, वहां से 50 किलोमीटर के अंदर अंदर आपका सेकंड ऑफिस है, तो आपको सेपरेट चार्ज ऑफ मेंबर की रिक्वायरमेंट नहीं है, चल जाएगा। जो आपका नेम बोर्ड होगा वो अपने रेसिडेंस पे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसमें आपका इंडिविजुअल नेम होना चाहिए, फर्म का नेम नहीं होना चाहिए, आपको ध्यान रखना, फर्म का नेम बोर्ड नहीं लगा सकते आप अपने रेसिडेंस पे, बट आपकी ही रेसिडेंस पे, आपकी ही ऐसे फर्म ओपन है, आपके रेसिडेंस पे ही आपकी फर्म है, तो उस केस में लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको ध्यान रखना है। साथ साथ आपका अगर एक या एक से ज्यादा ऑफिस है तो आपको मेन ऑफिस डिक्लेयर करना पड़ेगा या अपने एड्रेस में बताना पड़ेगा कि आपका मेन ऑफिस कौन सा है। ये सारी थी मेंटेनेंस ऑफ ब्रांच ऑफिस के रिगार्डिंग बात, जहां पे हमने एग्जाम्पशन देखी हिल एरियाज के रिगार्डिंग, जहां पे हमने एग्जाम्पशन देखी जब कोई सेम प्रीमाइस में आपका बिजनेस है या फिर आपका सेम सिटी में बिजनेस है या 50 किलोमीटर की म्युनिसिपल लिमिट से आपका कोई सेकंड ऑफिस है, तो उस केस में सेपरेट चार्ज ऑफ मेंबर नहीं रखना। फिर इसके रिगार्डिंग केवाईसी नॉर्म्स आ गया, ये हमारा सेकंड पार्ट भी कवर हो गया, सेकंड सेक्शन भी कंप्लीट कर दिया। तो नाउ स्टार्ट विद थर्ड सेक्शन। हमने फर्स्ट सेक्शन देखा बेसिक, सेकंड सेक्शन हमने देखा चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस का, थर्ड सेक्शन पे आते हैं हमारे शेड्यूल, जिसके अंदर फर्स्ट शेड्यूल आएगा, सेकंड शेड्यूल आएगा। फर्स्ट शेड्यूल के 4 पार्ट है, सेकंड शेड्यूल के 3 पार्ट है, एक एक करके हम इसको कंप्लीट करते हैं और हम इसको फास्ट करेंगे, एक एक शेड्यूल के अंदर एक एक पॉइंट के अंदर इतना डिटेल नहीं जाएंगे, बाद में हम सारे शेड्यूल को समराइज कर देंगे, सारे क्लोजेस को समराइज कर देंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट शेड्यूल, जिसके अंदर पार्ट 1 बात करता है चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस के प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की। इसके अंदर आता है क्लोज 12 तक हमारे पार्ट होंगे, वहां पे हमारे स्टार्ट करते हैं क्लोज 1 से। क्लोज 1 क्या बोलते हैं, अगर आपने किसी और पर्सन को अलाउ करा आपके नेम पे प्रैक्टिस करने के रिगार्डिंग, अलाउ एनी पर्सन टू प्रैक्टिस इन हिज नेम एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो आप गिल्टी हो जाओगे। कौन प्रैक्टिस कर सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, साथ साथ आपका पार्टनर हो सकता है या एम्प्लॉय हो सकते हैं, वो ही प्रैक्टिस कर सकता है, अदरवाइज आप हो जाओगे गिल्टी। फिर आएगा क्लोज टू क्या बोलते हैं, अगर आपने पे करा या एग्री टू पे करा, क्या शेयर कमीशन और ब्रोकरेज पे करने के लिए आपने एग्री करा या पे करा, किससे रिलेटेड, फी और प्रॉफिट ऑफ प्रोफेशनल बिजनेस फॉर द पर्पस ऑफ रेंडरिंग प्रोफेशनल सर्विसेज टाइम टू टाइम, तो आप हो जाओगे गिल्टी। आप किस केस में आपको अलाउ करा कि वो मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट को आप पे कर रहे हो, तो आपको अलाउड, मतलब सी को पे कर रहे हो अलाउड है, पार्टनर को पे कर रहे हो अलाउड है, या फिर आपके कोई रिटायर्ड पार्टनर है अलाउड है, या कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव डिसीज पार्टनर उसको भी अलाउ बोला है, या कोई और प्रोफेशनल बॉडीज के मेंबर है, कौन सी प्रोफेशनल बॉडी, रेगुलेशन 53A वाली, तो उस केस में भी अलाउ करा है, उस केस में क्लोज टू में अलाउ कर दिया। सर रेगुलेशन 53A के अंदर क्या आएगा, अगर आप सीए नहीं करते तो आप क्या करते, सर मैं सीएस करता सीए में करता, तो वही बात हो गई। अगर आप सीएस सी में भी नहीं करते तो क्या करते, सर एमबीए कर लेता, एलएलबी कर लेता, एडवोकेट कर लेता, यही तो ऑप्शन है कॉमर्स में। अगर आप सर कॉमर्स नहीं लेते तो उस केस में एक्चुअली इंजीनियरिंग और इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट, ये सारे रेगुलेशन 53A का पार्ट बनते हैं, ये सारी प्रोफेशनल बॉडीज। इसमें एक एक्सेप्शन थी, कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में आपको कोई सर्टेन परसेंटेज स्टेट गवर्नमेंट को सबमिट करानी पड़ती थी, आपकी फी की सर्टेन परसेंटेज, तो यहाँ पे वो चीजें अलाउड है, एक्सेप्शन है, यहाँ पे आप पे कर रहे हो स्टेट गवर्नमेंट को, वो चीजें अलाउ कर दी।
शेयर ऑफ प्रॉफिट और सेल ऑफ गुडविल। पार्टनरशिप फर्म के केस में बोला कि अगर आपके डीड बोलती है कि आपको लीगल रिप्रेजेंटेटिव को शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलना चाहिए तो अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। सोल प्रोप्राइटर के केस में आप गुडविल को सोल्ड कर रहे हो तो उस केस में आपको 1 साल का टाइम मिलेगा, 1 साल के अंदर सेल कंप्लीट हो जानी चाहिए, काउंसिल की परमिशन लेनी पड़ेगी और आपकी कोई भी शेयर नहीं होनी चाहिए फी बिटवीन लीगल रिप्रेजेंटेटिव परचेज ऑफ गुडविल। मतलब आपका कोई जो उसकी प्रोफेशनल फी होगी उसमें कोई शेयर नहीं होना चाहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ गुडविल का पैसा मिलना चाहिए। इसके अलावा आता है क्लोज 3। क्लोज 3 क्या बोलता है, अगर आपने एक्सेप्ट करा, क्लोज 2 में क्या कर रहे थे आप पे कर रहे थे शेयर कमीशन ब्रोकरेज, क्लोज 3 में आपने एक्सेप्ट करा, क्या पार्ट ऑफ प्रॉफिट एक्सेप्ट करा और प्रोफेशनल बिजनेस से रिलेटेड किससे एक्सेप्ट करा, अदर देन मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट, मतलब सीए से एक्सेप्ट करोगे चल जाएगा, अदर देन सीए से एक्सेप्ट करे हो तो आप क्लोज 3 के अंदर हो जाओगे गिल्टी। यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन दे दिया कि आप एंटर कर सकते हो प्रॉफिट शेयरिंग अरेंजमेंट या कोई सिमिलर अरेंजमेंट के साथ, किसके साथ, कोई मेंबर ऑफ प्रोफेशनल बॉडी। सर कौन सी प्रोफेशनल बॉडी, रेगुलेशन 53A वाली, वहां पे बोल दिया आपको अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है, ये चीजें आपको ध्यान देनी चाहिए। फिर आता है क्लोज 4। क्लोज 4 क्या बोलता है, अगर आप एंटर हुए किसी भी पार्टनरशिप में इन और आउटसाइड इंडिया तो आप हो जाओगे गिल्टी क्लोज 4 के अंदर। बट सर मुझे किसके साथ एंटर हो सकता हूँ, वो चार्टेड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस ही होना चाहिए, उसी के साथ आप एंटर हो सकते हो अपनी पार्टनरशिप के अंदर, या फिर कोई और मेंबर है किसी प्रोफेशनल बॉडी का। कौन सी प्रोफेशनल बॉडी सर, वही रेगुलेशन 53A वाली, बट यहाँ पे क्या बोल दिया एक्सेप्ट एमबीए। बोला एमबीए तू छोटा मोटा इंसान तू हमारे साथ पार्टनरशिप करेगा, नहीं करने देंगे, तो इन्होंने बोला रेगुलेशन 53A एक्सेप्ट एमबीए, उनके साथ आप एंटर कर सकते हो पार्टनरशिप, कोई भी दिक्कत नहीं है। या फिर कोई क्वालिफिकेशन जो काउंसिल ने और सीजे ने रिकॉग्नाइज करी हुई है कि आप पार्टनरशिप में आ सकते हो तो उस केस में आप उनके साथ भी पार्टनरशिप में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना ही गिल्टी होगे। फिर आता है क्लोज 5 जो कि काम का नहीं है। क्लोज 6 है जो आपका इंपॉर्टेंट है, अगर आपने सोलिसिट करा क्लाइंट को या प्रोफेशनल वर्क को थ्रू सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट, पर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरव्यू या कोई अदर मीन, तो उस केस में आप हो जाओगे गिल्टी। यहाँ पे एक्सेप्शन दे दिया कि अगर एक सीए दूसरे सीए से काम लेता है चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप रिस्पॉन्ड करो किसी टेंडर को वो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट इससे रिलेटेड एक पॉइंट बोल दिया कि आप सिर्फ और सिर्फ तभी रेस्पॉन्ड कर सकते हो टेंडर्स को अगर एरिया एक्सक्लूसिव फॉर सीए, तो उसमें मिनिमम फी प्रिस्क्राइब होनी चाहिए तो ही आप रेस्पॉन्ड कर सकते हो। अगर सबके लिए नो सीए भी अलाउड है, नॉन सीए भी अलाउड है उसमें रेस्पॉन्ड करने के रिलेटेड, तो आप रेस्पॉन्ड कर दो, कोई भी दिक्कत नहीं है, मिनिमम फी हो ना हो कोई दिक्कत नहीं है। इससे रिलेटेड एक और पॉइंट है, सिक्योरिटी डिपॉजिट भी आप कर सकते हो, अर्नेस्ट डिपॉजिट भी सबमिट करा सकते हो, अगर वो टर्म का पार्ट है, अगर वो टेंडर के टर्म का पार्ट है तो आप वो भी डिपॉजिट करा सकते हो, अलाउड है। अब इसमें सर्टेन पॉइंट्स आएंगे, वो सारी चीजें देखेंगे। एडवर्टीजमेंट ऑफ कोचिंग और टीचिंग एक्टिविटी, आप अपने फर्म को एसोसिएट नहीं कर सकते टीचिंग और कोचिंग एक्टिविटी के एडवर्टीजमेंट के साथ। एडवर्टीजमेंट एंड नोट इन प्रेस, यहाँ पे आप सर्कुलेट नहीं कर सकते लेटर टू द पॉसिबल क्लाइंट, वो अलाउड नहीं है। बट यहाँ पे एडवर्टीजमेंट सर्टेन पॉइंट्स में अलाउ कर दिया। कौन कौन से केस में, अगर आपका पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रहा है, आपका एड्रेस चेंज हो रहा है, आपका टेलीफोन नंबर चेंज हो रहा है, तो उस केस में आप बेयर फैक्ट लिख सकते हो। कौन सी चीजें, सिर्फ और सिर्फ बेयर फैक्ट लिख सकते हो। कहां पे लिख सकते हो, न्यूज़पेपर हो या मैगजीन में लिख सकते हो। कौन से न्यूज़पेपर मैगजीन, उस एरिया में जहां पे आपकी फर्म है उस एप्रोप्रिएट एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में दे सकते हो, चल जाएगा। और बोला आप क्लासिफाइड एड भी दे सकते हो। कौन सी क्लासिफाइड एड, आईसीआई का जर्नल और न्यूज़लेटर की क्लासिफाइड एड दे दो, चल जाएगा। आप एडवर्टाइज कर सकते हो रिक्रूटमेंट स्टाफ का, वो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट वहां पे वेल नोन फर्म यूज नहीं करना। आप एडवर्टाइज कर सकते हो ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट रिक्वायरिंग स्टाफ, वो भी चल जाएगा। आप एक्ट करे हो ट्रस्टी लिक्विडेटर, वहां पे आप सेल ऑफ प्रॉपर्टी का एडवर्टीजमेंट करे हो, वो भी चल जाएगा। अगर आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हो सिल्वर, गोल्डन, प्लेटिनम सेलिब्रेशन, तो बोला कि आप इवेंट्स का एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते, बट आप न्यूज़पेपर और न्यूज लेटर में पब्लिश कर सकते हो कि आप कितने साल हो गए आपके अपनी फर्म को, वो चीजें अलाउड है। फिर यहाँ पे 2 पॉइंट आते हैं इंपॉर्टेंट, इशू ऑफ ग्रीटिंग कार्ड्स और इन्विटेशंस। यहाँ पे बोला कि आप सीए की क्वालिफिकेशन स्टेटस वो चीजें नहीं डाल सकते, बट जब आपकी शादी है या फिर कोई ऑफिस का इनोग्रेशन है या फिर कोई रिलीजियस सेरेमनी है, तो उस केस में आप अपना सीए का नाम और फर्म का नेम दोनों डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट वो सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट, रिलेटिव और फ्रेंड को जाना चाहिए, वो चीज आपको ध्यान रखना है। ऐसा ही सेम यहाँ बोला है पब्लिकेशन ऑफ बुक्स, आर्टिकल, प्रेजेंटेशन, वहां पे भी सीए के साथ साथ फर्म का नेम डाल सकते हो। मतलब इन दोनों केस में फर्म का नेम अलाउ कर दिया। कुछ ही ऐसे केसेस जहां पे फर्म का नेम अलाउड है, आपको ध्यान रखना है, इन दोनों केसेस में फर्म का नेम अलाउड है। अगर एम्पेनलमेंट कर रहे हो, अलॉटमेंट ऑफ द प्रोफेशनल वर्क, आपको अप्लाई करना है किसी एम्पेनलमेंट में जहां पे प्रोफेशनल वर्क अलॉट होता है, आप उस ऑर्गेनाइजेशन से रिक्वेस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको पहले से ही आपकी नॉलेज में होना चाहिए। आपकी नॉलेज में नहीं है फिर भी आप ऑर्गेनाइजेशन से कंफर्म करो कि भाई ऐसा एम्पेनलमेंट है, ऐसा पैनल है तेरे पास, तो मुझे रजिस्टर कर दे, तो आप हो जाओगे गिल्टी। आपको पहले से नॉलेज होनी चाहिए तो ही आप कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन से रिक्वेस्ट कर सकते हो। रोविंग इंक्वायरी नहीं करोगे, आपको ध्यान रखना है। स्पॉन्सरशिप एक्टिविटीज, यहाँ पे आपको अलाउ नहीं करा कि आप परमिट ही नहीं हो स्पॉन्सर करने से रिलेटेड, बस ऐसे ही बोलते अरे मेरे पास आओ ना, मैं कराता हूँ स्पॉन्सर, तो प्रोग्राम ऑर्गेनाइजिंग यूनिट में आप स्पॉन्सर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी सीपीई की, उस केस में प्रायर परमिशन सीपी के लेनी पड़ेगी। स्पॉन्सरशिप एक्टिविटी सीएसआर से रिलेटेड कर सकते हो, सीए नाम भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट सीए लोगो और फर्म का नेम नहीं आएगा, ये आपको ध्यान रखना है।
फिर इससे रिलेटेड एक और आएगा, रिप्रेजेंटेशन मेड बाय द ऑडिटर अंडर सेक्शन 140 सबसेक्शन 4। जब ऑडिटर अपॉइंट होना चाहता है, उसको अपॉइंट नहीं होने देती कंपनी, तो ऑडिटर क्या करता है, एक रिप्रेजेंटेशन लेटर देता है, उसमें सोलिसिट नहीं करेगा, ना ही कैनवास करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। वो डिग्निफाइड मैनर में होना चाहिए, उसमें बताएगा क्या उसने कैसे इंडिपेंडेंटली एक्ट करा है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपने सोलिसिट करा तो वहां पे आप हो जाओगे गिल्टी। फिर आता है इससे रिलेटेड बॉक्स नंबर ऑफ न्यूज़पेपर के अंदर आप एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते, वो पूरी तरह से प्रोहिबिट कर दिया। फिर इससे रिलेटेड एग्जांपल है, वो आपको रीड करना है कि अगर आप किसी और फर्म को बोल रहे हो कि यार मेरी लाइसेंस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, तो आप गिल्टी हो जाओगे। अगर आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में बता रहे हो आपकी फर्म सुपीरियर है, तो आप गिल्टी हो जाओगे। अगर आपने आर्मी कैंटीन में आपने लेटर लिखा, बोला कि आपकी फर्म ये क्वालिफिकेशन है, ये एक्सपीरियंस है, तो आप गिल्टी हो जाओगे। फिर आता है वेबसाइट गाइडलाइन। वेबसाइट गाइडलाइन भाई ऐसे ने बोला है, हमने कोई प्रिस्क्राइब फॉर्मेट नहीं दिया, आप बना सकते हो कैसे भी, बट ये याद रखना कि वो पुल मॉडल में होनी चाहिए, पुश मॉडल में नहीं होनी चाहिए। सिर्फ पुल और पुश क्या होता है, पुल मॉडल मीन्स वो आप जो अगर कोई क्लाइंट है उसको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो खुद जाके देखे, ऐसे पॉपअप की तरह बाहर निकल के ना आए। ये सारी चीज आपको ध्यान रखना है। वेबसाइट आप अपने प्रोफेशनल लेटर हेड पे डाल सकते हो, स्टेशनरी पे डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए, नेचर ऑफ असाइनमेंट हैंडल, नेचर ऑफ सर्विस रेंडर या एक्सपीरियंस ऑफ पार्टनर, ये सारी चीजें पुल रिक्वेस्ट पे आनी चाहिए, आपको ध्यान रखना है। साथ साथ डिस्प्ले ऑफ पासपोर्ट साइज फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो ही डिस्प्ले कर सकते हो। अगर आपको कोई अवार्ड मिला है या कोई आपकी अदर फ्रेम फोटो अलाउड नहीं होगी वेबसाइट पे, आपको ध्यान रखना है। चैट रूम फैसिलिटी दे सकते हो, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट फैसिलिटी दे सकते हो, सोशल नेटवर्किंग की साइट है वो भी आप अपनी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है ऑनलाइन थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म। उस केस में आप कंसल्टेशन और एडवाइस दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पर अपना सीए का नाम डाल सकते हो। फर्म विद सीए वो चीजें नहीं आएगी, ना ही कॉन्टैक्ट एड्रेस आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। पब्लिकेशन ऑफ नेम ऑफ टेलीफोन डायरेक्टरीज, वहां पे आप स्पेशल रिक्वेस्ट करके अपने टेलीफोन डायरेक्टरीज में अपना नेम एंटर करा सकते हो, बट वो आपका नेम शुड बी अल्फाबेटिकल होनी चाहिए, सारे सीए से रिलेटेड होना चाहिए, सारे सीए को अलाउ होना चाहिए। साथ साथ आप उसी सिटी से होना चाहिए जिस सिटी से आप बिलोंग करते हो। आप ऐसा ना हो दिल्ली के और आप हिमाचल के टेलीफोन डायरेक्टरीज में अपना नेम ऐड करा रहे हो, वो चीजें नहीं होगी। एप्लीकेशन बेस्ड सर्विस प्रोवाइडर एग्रीगेटर, आप एफसी एप्लीकेशन पे आपको बिल्कुल प्रोहिबिट कर दिया, आप सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते। जब हम बात करते हैं क्लोज 7 की, आपने एडवर्टाइज करा प्रोफेशनल अटेनमेंट्स को या कोई और डेजिग्नेशन यूज करी, आपने एडवर्टाइज करा प्रोफेशनल अटेनमेंट्स को या कोई और डेजिग्नेशन यूज करी अदर देन सीए, कहां पे यूज करी, आपने प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स पे, विजिटिंग कार्ड्स पे, लेटर हेड पे, तो आप हो जाओगे गिल्टी। तो सर किस केस में आप अलाउ कराएं कि अगर कोई आपकी डिग्री एस्टेब्लिश बाय लॉ रिकॉग्नाइज बाय द सीजी, तो वो चीजें अलाउड है, अदरवाइज आप हो जाओगे गिल्टी। इसके रिगार्डिंग आप राइटअप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट राइटअप में आपको क्या चीजें ध्यान रखनी है, आप कोई भी आपको अवार्ड मिला है वो चीजें आप राइटअप में नहीं डाल सकते, बट आपको कोई सीजी से या स्टेट गवर्नमेंट से या कोई आपको अवार्ड मिला है किससे, रेगुलेटरी अथॉरिटी से, रेगुलेटरी बॉडी से, वो आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी उस केस में, वो चीजें आप डाल सकते हो। इसके अलावा फोन साइज नोट एक्सीड 14 होना चाहिए, ये चीजें आपको ध्यान रहनी चाहिए। मर्चेंट बैंकर का एक काफी अच्छा पॉइंट है कि अगर आप एडवाइस कर रहे हो किसी कंपनी के रिगार्डिंग, ऑफर डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग, तो कंपनी आपका नेम और सीए डाल सकती है, किसमें, मर्चेंट एडवाइजर और कंसल्टेंट टू एन इशू। कंपनी अपने डॉक्यूमेंट्स में वो चीजें आपका नेम के साथ शो कर सकती है कि आप एडवाइजर हो या कंसल्टेंट टू एन इशू हो, बट आप अपने लेटर हेड पे ये कभी नहीं डालोगे कि यार मैं मर्चेंट बैंकर हूं या एडवाइजर टू एन इशू हूं, ये आपको कभी भी डेजिग्नेशन यूज नहीं करनी। इसके अलावा आप पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर हो, म्युनिसिपल काउंसिलर हो, तो वो चीजें भी अलाउ नहीं है, आप वो डेजिग्नेशन यूज नहीं कर सकते। अगर आप सीएआईपी हो उसके साथ साथ ये चीजें यूज नहीं कर सकते। इसके अलावा बोल दिया आप ना ही एडवोकेट, साइबर सिक्योरिटी, आईटी कंसल्टेंट, ये भी डेजिग्नेशन यूज नहीं कर सकते, ना ही सीएस यूज कर सकते हो, ना ही सीएमए यूज कर सकते हो। बट अगर काउंसिल का एमओयू है किसी और प्रोफेशनल बॉडीज के साथ, कौन कौन सी सर, साउथ अफ्रीका इंस्टीट्यूट ऑफ सीए, आयरलैंड, और इसमें इंस्टीट्यूट ऑफ सीए इन इंग्लैंड एंड वेल्स, तो इस केस में आपको अलाउड है, वो सारी चीजें अलाउ करिए। सीपीए का इनिशियल्स आप यूज नहीं कर सकते, मतलब सीपीए आप नहीं लिख सकते। इसके अलावा इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल रजिस्टर्ड वैल्यूअर डाल सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल और रजिस्टर्ड वैल्यूअर में, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अपीयरेंस ऑफ सीए और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये मैंने ऊपर बोला था ना, फर्म का नेम कहीं कहीं पे ही आता है, तो यहाँ पे क्या बोला है, सीए में अपीयर ऑन टेलीविजन, फिल्म्स, इंटरनेट, चल जाएगा। और आप अपने नेम के साथ साथ फर्म का नेम भी दे सकते हो, वो भी चल जाएगा, बट वहां पे आपको क्या ध्यान रखना है, स्पेशल क्वालिफिकेशन ओनली रिलेवेंट टू दैट सर्टेन मैटर, जिसके लिए आप टीवी पे आए हो, आप सिर्फ वही क्वालिफिकेशन दोगे, उसके अलावा दिया तो आप गिल्टी हो जाओगे। एग्जैगरेट क्लेम नहीं होना चाहिए, आपको ध्यान रखना है। तो 3 पॉइंट थे जहां पे आपको फर्म का नेम डाल रहे हो अभी तक। कौन सा, इशुएंस ऑफ ग्रीटिंग कार्ड्स, सेकंड हमने देखा था पब्लिकेशन ऑफ बुक्स, आर्टिकल एंड प्रेजेंटेशन, थर्ड हमने देखा अपीयरेंस ऑफ सीए ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा आप साइज ऑफ साइन बोर्ड, कौन सा ग्लो साइन बोर्ड यूज नहीं कर सकते, वो सारे बेसिक चीजें हैं। इसके अलावा पब्लिक अनाउंसमेंट विद डिटेल्स ऑफ सीए एज ए डायरेक्टर, आप एज ए डायरेक्टर हो किसी कंपनी में और उसका प्रोस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट आ रहा है,
तो उस केस में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सीए की एक्सपर्टीज, स्पेशलाइजेशन, नॉलेज, वो सारी चीजें मेंशन नहीं होनी चाहिए। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? उस डायरेक्टर वाले सीए की, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यूज ऑफ एक्सप्रेशन सीए इज परमिसेबल, बट उसका एक्सपीरियंस, स्पेशलाइज नॉलेज, वो सारी चीजें नहीं आनी चाहिए। आप अपने प्रिंट करा सकते हो सारी फर्म का नेम, आपको जो पर्सनल लेटर हेड है उसमें आप सारी फर्म का नेम प्रिंट करा सकते हो, वो भी चल जाएगा। ये हमारा था क्लोज 7। नाउ वी आर मूविंग टू क्लोज 8, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जो नवंबर 24 में ऑलरेडी आ भी चुका है। बट यहाँ पे आपको क्या क्या पॉइंट देखने जरूरी है। अगर आपने एक्सेप्ट करी कोई पोजीशन को, आपने प्रीवियस कम्युनिकेट ही नहीं करा, किससे? आपने ऑडिटर से कम्युनिकेट नहीं करा, डायरेक्ट आपने एक्सेप्ट कर ली, जो पहले किसी ऑडिटर के पास होती थी वो पोजीशन, तो आप हो जाओगे गिल्टी। आपको पहले कम्युनिकेट करना पड़ेगा प्रीवियस ऑडिटर से, वो भी राइटिंग में, देन ही आप एक्सेप्ट करोगे। सर ये हम कम्युनिकेट क्यों करते हैं? इसके रिगार्डिंग रीजंस दिए कि सेक्शन 139 140 का नॉन कंप्लायंस आपको पता लग जाएगा, कोई अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फी तो नहीं है, वो आपको पता लग जाएगा, इसके साथ साथ कोई क्वालिफाइड ओपिनियन तो नहीं है, वो चीज आपको पता लग जाएगी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर सेक्शन 139 140 का नॉन कंप्लायंस हुआ तो क्लोज 8 में गिल्टी होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ तो आपको सिर्फ और सिर्फ रीजंस दिए हैं कि इन रीजंस की वजह से ऑडिटर कम्युनिकेट करेगा। बट अगर आपका नॉन कंप्लायंस हुआ सेक्शन 139 140 का, क्लोज 9 के अंदर गिल्टी होगा, जो नेक्स्ट क्लोज है वो उसके अंदर देखेंगे। अगर अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फी है फिर भी ऑडिटर ने एक्सेप्ट करी है, तो उस केस में क्लोज 1 पार्ट 2 सेकंड शेड्यूल में जाएगा, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। और इसके अंदर भी एक एक्सेप्शन है कि अगर आपके कोई सिक यूनिट है, सिक यूनिट के केस में आप अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फी है फिर भी आप एक्सेप्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इन केस में बोला है कि जो फर्स्ट 2 केसेस है 139 140 का नॉन कंप्लायंस और अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फी, उस केस में तो आप भैया गिल्टी हो ही जाओगे मिसकंडक्ट के रिगार्डिंग, वो भी उनके पर्टिकुलर क्लोजेस के अंदर। बट अगर क्वालिफाइड ओपिनियन है तो आपको देखना पड़ेगा जो प्रीवियस ऑडिटर है उसका जस्टिफिकेशन क्या था, कि क्वालिफाइड ओपिनियन सही भी था या नहीं गलत था, तो उस केस में आपको एक्सेप्ट कर सकते हो या फिर आप रिजेक्ट कर सकते हो। इसके रिगार्डिंग आपके पास पॉजिटिव एविडेंस होना चाहिए, जो आपने कम्युनिकेट करा है प्रीवियस ऑडिटर के साथ, उसके रिगार्डिंग आपका पॉजिटिव एविडेंस होना चाहिए। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, गवर्नमेंट ऑडिट के केस में ऑलरेडी आ चुका नवंबर 24 में, गवर्नमेंट ऑडिट के केस में आप कंडीशनल एक्सेप्टेंस दे सकते हो और उसमें लिख सकते हो कि प्रीवियस ऑडिटर से जैसे ही आपका कम्युनिकेशन होगा तब आप फाइनल एक्सेप्टेंस दे दोगे। इसी के रिगार्डिंग ये सारे पॉइंट थे। यहाँ पे स्टैट्यूटरी ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर दोनों अलग अलग होते हैं, तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट हुआ तो इंटरनल ऑडिटर से कम्युनिकेट करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, आपको ध्यान रखना है। फिर आते हैं हम क्लोज 9। क्लोज 9 की जब हम बात करेंगे, जो हमने ऊपर देखा सेक्शन 139 140 का नॉन कंप्लायंस है फिर भी आप एक्सेप्ट कर रहे हो, तो क्लोज 9 के अंदर गिल्टी हो जाओगे। तो आपको क्या करना है क्लोज 9 से बचने के लिए, आप जब भी एक्सेप्ट करोगे तो आपको चेक करना पड़ेगा कि सेक्शन 139 एंड 140 का आपका नॉन कंप्लायंस तो नहीं करा वो कंपनी ने। अगर आपको वो चीजें चेक करनी पड़ेगी, आप मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन लेटर ले लोगे उतने में नहीं चलेगा, आपको खुद जाके वेरीफाई करनी पड़ेंगे रिकॉर्ड सेक्शन 139 एंड 140 के रिलेटेड कि कंप्लायंस हुआ या नहीं हुआ। और इसके रिगार्डिंग ईएसबी की गाइडलाइंस भी है कि आपको कुछ कुछ चीजें परफॉर्म करनी पड़ेगी जब भी ऑडिटर रिजाइन करता है या ऑडिटर को रीअपॉइंट नहीं करा जाता, तो उस केस में भाई आईसीआई को कॉपी फाइल कर दो, जो रिप्रेजेंटेशन लेटर 140 सब सेक्शन 4 के अंदर देखी थी ना, डिग्निफाइड मैनर में होनी चाहिए, वो आप आईसीआई को भी भेजोगे जब ऑडिटर विलिंग तो है बट उसको रीअपॉइंट नहीं कर रहे, तो उस केस के अंदर। फिर आता है क्लोज 10। क्लोज 10 क्या बोलते हैं, अगर आपने चार्ज करा या ऑफर टू चार्ज करा, सर क्या चार्ज करा, ऑफर टू चार्ज करा, आपने परसेंटेज बेसिस पे फी चार्ज करी और या फिर कॉन्टीजेंट अपॉन फाइंडिंग के बेसिस पे फी चार्ज करी, तो आप क्लोज 10 के अंदर गिल्टी हो जाओगे। अगर आपने चार्ज करा, ऑफर टू चार्ज करा कोई प्रोफेशनल एंगेजमेंट में, आपने फी कैसे चार्ज करी, परसेंटेज बेसिस पे या कॉन्टीजेंट अपॉन फाइंडिंग के बेसिस पे, तो आप गिल्टी हो जाओगे। बट यहाँ पे भी कुछ एक्सेप्शन दे दिए कि आप रिसीवर लिक्विडेटर हो तो चल जाएगा, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी हो तो चल जाएगा, डायरेक्ट टैक्स ड्यूटीज के रिगार्डिंग वैल्यू कर रहे हो वो भी चल जाएगा, आप फंड रेजिंग सर्विसेज कर रहे हो, मैनेजमेंट कंसल्टिंग सर्विसेज कर रहे हो, डेट रिकवरी सर्विस कर रहे हो वो भी चल जाएगा, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल भी चल जाएगा, या कोई नॉन एश्योरेंस सर्विसेज है वो भी चल जाएगा, वहां पे आप परसेंटेज बेसिस पे ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको ध्यान क्या रखना है, आप किसी को लोन दिला रहे हो तो वो फंड रेजिंग सर्विसेज में नहीं आएगा, उसमें आपने अगर परसेंटेज बेसिस में चार्ज करा तो आप हो जाओगे गिल्टी। फिर आता है हमारा क्लोज 11, जो भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्लोज 11 क्या बोलता है, अगर आप CAIP तो हो, उसके अलावा किसी और बिजनेस में या किसी और ऑक्यूपेशन में एंगेज हो गए तो भैया आपको मान लेंगे हम गिल्टी। एंगेज इन एनी बिजनेस और ऑक्यूपेशन अदर देन प्रोफेशन ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट अनलेस परमिटेड बाय द काउंसिल, तो आप हो जाओगे गिल्टी। इसके अंदर एक और चीज बोली कि आप डायरेक्टर बन सकते हो किसी भी कंपनी के, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्टर बनो बट नॉट बीइंग MD एंड WTD, मतलब आप MD और WTD मत बनो यार, वो तो पूरा आप कंपनी तुम ही संभालने लग जाओगे, तो वैसे डायरेक्टर मत बनो, आप CIP के साथ नॉर्मल डायरेक्टर बनो, साथ साथ उसमें बस आपका इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, आपके पार्टनर का और आपका इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर आपका इंटरेस्ट हो गया एज ए ऑडिटर तो यार आप उसी कंपनी का ऑडिटर और उसी कंपनी का डायरेक्टर कैसे बन सकते हो, ये आपको ध्यान रखना है। बट MD और WTD आप एक केस में बन सकते हो, वो है हमारा कौन सा, चैप्टर 17।
काउंसिल जनरल गाइडलाइन के उसमें बताता है कि अगर कोई कंपनी सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करी है, जो डीम टू बी इन प्रैक्टिस का पार्ट बनती थी, तो उस केस में आप एमडी और डब्ल्यूटीडी बन सकते हो, उस कंपनी का कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इससे रिलेटेड आएगा जनरल रिजोल्यूशन और सेकंड आएगा हमारा स्पेशल रिजोल्यूशन। जब हम बात करते हैं जनरल रिजोल्यूशन का, तो ये सारे पॉइंट्स आपको रीड करने कि अगर आप एम्प्लॉयमेंट और सीआईपी के अंदर तो जनरल रिजोल्यूशन, आपको कोई स्पेशल रिजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। पार्ट टाइम ट्यूटरशिप दे रहे हो आईसीआई के अंदर तो भी चल जाएगा। ऑथरशिप बुक्स एंड आर्टिकल्स का, कोई सी भी बुक्स एंड आर्टिकल्स का ऑथरशिप की बात करिए वो भी चल जाएगा। बट अगर एडिटरशिप की बात करें, वो सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल जर्नल का दे सकते हो, तो ही जर्नल में अलाउड है। अगर एडिटरशिप किसी अदर देन प्रोफेशनल जर्नल की बात करेंगे, तो उस केस में आपको स्पेशल परमिशन रिक्वायर्ड हो जाएगी। अगर आप एक्ट कर रहे हो एज ए सर्वेयर, लॉस असेसर, रिकवरी कंसल्टेंट, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, एमपी, एमएलए, एमएलसी, तो ये सारी चीजें अलाउड है, जनरल एक्टिविटीज में अलाउड है, आपको स्पेशल परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके अलावा आता है स्पेशल रिजोल्यूशन। यहाँ पे एक काफी अच्छा पॉइंट आता है कि फुल टाइम और पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट में किसी बिजनेस कंसर्न में जहां पे आपका रिलेटिव का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट नहीं है, तो उस केस में आपको स्पेशल रिजोल्यूशन चाहिए। ऐसे ही नॉन बिजनेस कंसर्न के केस में आप फुल टाइम और पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट में तो भी अलाउड नहीं है, वो भी स्पेशल परमिशन रिक्वायर्ड है। एमडी और डब्ल्यूटीडी के रिगार्डिंग भी आपको स्पेशल परमिशन रिक्वायर्ड है। और इसके रिगार्डिंग बोला है क्या, जब आप एडिटरशिप कर रहे हो किसी जर्नल की अदर देन प्रोफेशनल, वो भी आपको स्पेशल परमिशन रिक्वायर्ड है। बाकी चीजें आपको रीड कर लेनी है। इसके रिगार्डिंग आपको क्या याद रखना है, एचयूएफ के रिगार्डिंग सीआईपी को, अगर आपका इंटरेस्ट है अपने ही एचयूएफ में, आप एज ए मेंबर हो या करता हो, तो उस केस में आपको सबसे पहले तो आईसीआई को एक एविडेंस देना पड़ेगा कि यार जो आपका इंटरेस्ट है वो आपको इनहेरिटेंस में मिला है, आपको सक्सेशन में मिला है, आपने खुद क्रिएट नहीं करा। साथ में आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन अलाउड नहीं होगा, वो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आप ट्रेड कर रहे हो कमोडिटीज में, तो आपको स्पेशल परमिशन रिक्वायरमेंट है। मतलब आप एफएनओ में ट्रेड करो, एफएनओ डेरिवेटिव में ट्रेड करो चल जाएगा, इक्विटी में ट्रेड करो चल जाएगा, करेंसी डेरिवेटिव में ट्रेड करो चल जाएगा, बट कमोडिटी डेरिवेटिव में ट्रेड करा तो आपको स्पेशल परमिशन रिक्वायर्ड होगी। इससे रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप ऑडिटर हो सब्सिडरी कंपनी का और आप बनना चाहते हो उसी के जो पेरेंट कंपनी है उसका डायरेक्टर, तो वो चीजें अलाउ नहीं करी, वो यहाँ पे आपको मना कर दी। ये आपको कोई कंपनीज एक्ट में कहीं भी नहीं दिखेगा, बट यहाँ पे इन्होंने कर दिया मना, ये आपको ध्यान रखना है। और इससे रिलेटेड एक पूरा चार्ट है, आपको मैं एक बार फटाफट समझा देता हूं। अगर किसी कंपनी का आप डायरेक्टर बनना चाहते हो, उसी में आपका एज ए ऑडिटर इंटरेस्ट है, तो आप तो बन ही नहीं सकते। अगर आप एज ए ऑडिटर इंटरेस्ट नहीं है, तो आप देखोगे कि आप नॉर्मल डायरेक्टर बनना चाहते हो, डब्ल्यूएमडीटी नॉर्मल डायरेक्टर अलाउड है। डब्ल्यूटीडी और एमडी बनना चाहते हो, तो उस केस में एक तो एक्सेप्शन दे दी चैप्टर 17 के सीसीजी की, जो मैंने बताया मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस दे रही है अगर एक्सक्लूसिवली कोई कंपनी, तो उसका एमडी डब्ल्यूटीडी बन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसके अलावा किसी कंपनी में आप डब्ल्यूटीडी और एमडी बनना चाहते हो, तो आप बोलोगे सर वहां तो स्पेशल परमिशन चाहिए, बट उससे पहले भी आपको एक चीज देखनी पड़ेगी कि यार वहां पे आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट तो नहीं है, आपके रिलेटिव का है आपका। अगर वहां पे सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, तो भैया किसी भी केस में अलाउ ही नहीं करा आईसीआई में। बट अगर आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट नहीं है, तो आपको स्पेशल परमिशन रिक्वायर्ड होगी यहाँ पे, ये आपको चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। ये पूरा था हमारा क्लोज 11। फिर आता है हमारा क्लोज 12। जब अगर आपने अलाउ करा आपके नेम पे या आपकी फर्म के नेम पे किसी और पर्सन को अलाउ कर दिया कि यार तू मेरे बिहाफ पे साइन कर दे, तो आप हो जाओगे गिल्टी। अगर आपने अपने बिहाफ पे या फर्म के बिहाफ पे साइन करने को किसी पर्सन को बोल दिया फॉर एनी बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस, तो आप हो जाओगे गिल्टी। बट यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन दे दी कि छोटे मोटे केसेस में आप डेलीगेट कर सकते हो पावर टू साइन द डॉक्यूमेंट। चलिए कौन कौन से एक्सेप्शन होंगे, वही जो आप आर्टिकलशिप में काम करते थे ना उसमें अलाउ कर दिया। बट यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी, अटेंडिंग टू द रूटीन मैटर इन द टेक्स्ट प्रैक्टिस, उस केस में भी आपको डेलीगेट कर दिया कि कोई और साइन करेगा तो भी चल जाएगा। इससे रिलेटेड क्लोज 1 और क्लोज 12 से में एक लिंक था। क्लोज 1 के अंदर चार्टेड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस होना चाहिए, साथ साथ वो पार्टनर और एम्प्लॉय हो सकता है, चल जाएगा। बट यहाँ पे क्या बोला क्लोज 12 के अंदर, चार्टेड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस के साथ साथ पार्टनर ही होगा, एम्प्लॉय होगा ही नहीं। चार्टेड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस के साथ साथ पार्टनर ही होगा जो आपके यहाँ पे साइन कर सकता है, एम्प्लॉय भी नहीं कर सकता। ये सारा था हमारा पूरा पूरा पार्ट 1 की बात करती है फर्स्ट शेड्यूल के। नाउ मूविंग टू द पार्ट 2 क्या बोलता है, चार्टेड अकाउंटेंट इन सर्विस से रिलेटेड। पार्ट 1 था हमारा चार्टेड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, सेकंड है हमारा चार्टेड अकाउंटेंट इन सर्विस। यहाँ पे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की बात करेंगे। यहाँ पे दो क्लोज आएंगे। क्लोज 1 क्या बोलता है, अगर आपने पे करा। क्लोज 2 क्या बोलता है, अगर आपने एक्सेप्ट करा। जैसे पार्ट 1 में क्लोज 2 क्या था, अगर आपने पे करा। क्लोज 3 क्या था, आपने एक्सेप्ट करा। सेम यहाँ पे क्लोज 1 और 2 है, आपने पे करा और अलाउ टू पे करा, एग्री टू पे करा। क्या, शेयर इन द इमोल्यूमेंट फॉर द एम्प्लॉयमेंट अंडरटेकन बाय हिम, कि भाई मुझे जॉब दे दो, मुझे तुम्हारे अंदर एम्प्लॉयमेंट दे दो, मैं अपने सैलरी का थोड़ा सा पार्ट दे दूंगा आपको, तो आप क्लोज 1 के अंदर आ जाओगे गिल्टी। क्लोज क्या बोलता है, अगर आपने एक्सेप्ट करा,
एग्री टू एक्सेप्ट करा, क्या पार्ट ऑफ फी एक्सेप्ट करी या प्रॉफिट एक्सेप्ट करा, किससे, लॉयर से, चार्टेड अकाउंटेंट से। आप खुद किसी कंपनी के अंदर एम्प्लॉयमेंट में हो, आप किसी और लॉयर से, चार्टेड अकाउंटेंट से पार्ट ऑफ फी एक्सेप्ट करो एज ए कमीशन और ग्रेटिफिकेशन। सर किस चीज से रिलेटेड एक्सेप्ट करो कि भाई मेरी कंपनी में मैंने तुझे एक ऑडिट दिलवाया है, मेरी कंपनी में मैंने तुझे एंगेज कराया है, उससे रिलेटेड तू मुझे कमीशन दे, ग्रेटिफिकेशन दे, तो आप हो जाओगे गिल्टी क्लोज टू के अंदर। इसमें अगर आपने अपने फ्रेंड को आपने एंगेज कराया किसी एक्टिविटी में, तो आपके एम्प्लॉयर ने आपको एज ए ग्रेटिफिकेशन और रिवॉर्ड दिया, तो उस केस में वो चीजें अलाउड है, वो चीज में गिल्टी नहीं होगी। फिर आता है पार्ट 3। पार्ट 3 क्या बोलता है, आपके सीए आईपी से रिलेटेड बोलता है या सर्विस में, दोनों सबके लिए बोलता है, मतलब मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट हो आप, तो आपको इन चीजों में गिल्टी हो सकती हो। क्लोज वन, आप फेलो मेंबर नहीं हो, फिर भी आप कर रहे हो एज ए फेलो मेंबर दिखा रहे हो, तो उस केस में आप क्लोज वन के अंदर गिल्टी हो जाओगे। नोट बीइंग अ फेलो ऑफ इंस्टीट्यूट, एक्ट एज ए फेलो। फिर आता है क्लोज टू। क्लोज टू क्या बोलता है, अगर आपने कोई इंफॉर्मेशन सप्लाई नहीं करी, कोई डॉक्यूमेंट्स में कोई इंफॉर्मेशन आपसे मांगी गई थी, आपने वो सप्लाई नहीं करी, कौन सी, किसको सप्लाई नहीं करी, इंस्टीट्यूट से रिलेटेड बॉडी, मतलब आईसीआई, काउंसिल, कमिटी, डायरेक्टरेट, बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन, तो आप हो जाओगे गिल्टी, उस केस में क्लोज टू के अंदर गिल्टी हो जाओगे। क्लोज 3 क्या बोलता है, क्लोज 6 और क्लोज 7 में जो चीजें अलाउड थी, लाइक आप टेंडर को रिस्पॉन्ड कर सकते थे, दूसरे सीए से रिक्वेस्ट करके एक्सेप्ट कर सकते थे वर्क, वो सारी चीज में आपने फॉल्स इन्फॉर्मेशन सप्लाई कर दी, तो क्लोज 3 के अंदर हो जाओगे आप गिल्टी। फिर आता है पार्ट 4। पार्ट 4 है अदर मिसकंडक्ट से रिलेटेड। अदर मिसकंडक्ट की बात करेंगे, ऊपर तक प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की बात करी थी, ये भी मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट पे अप्लाई होते हैं, सीआईपी और सर्विस दोनों पे अप्लाई होता है। क्लोज वन क्या बोलता है, अगर आपको सिविल और क्रिमिनल कोर्ट में आपको ऑफेंस में गिल्टी पाया गया और आपको इंप्रिजनमेंट हुई 6 मंथ या उससे कम की, तो उस केस में आप क्लोज वन में गिल्टी हो जाओगे। सर इंप्रिजनमेंट हुई 6 मंथ से ज्यादा की, तो वो आपका कोई सेकंड शेड्यूल के मिसकंडक्ट में चला जाएगा, वो वहां डिस्कस करेंगे। फिर क्लोज टू क्या बोलता है, अगर आपने कोई ऐसा काम करा दैट ब्रिंग डिसरिप्यूट टू द प्रोफेशन, चाहे वो प्रोफेशनल वर्क हो चाहे ना हो, तो उस केस में आप क्लोज टू के अंदर हो जाओगे गिल्टी। क्लोज टू के अंदर एक दो पॉइंट आते हैं, कौन कौन से, अगर आपने आर्टिकल को अदर देन प्रोफेशनल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व करा, कि आपने उसको बोला चल जाके धनिया लेके आ, तो उस केस में आप हो जाओगे गिल्टी। अगर आपने कोई पब्लिक अथॉरिटीज के लेटर का रिप्लाई नहीं करा, तो आप हो जाओगे गिल्टी यहाँ पे। और अगर आपका चेक डिसऑनर हो गया ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड, तो आप हो जाओगे गिल्टी यहाँ पे। ये आपको ध्यान रखना है। और इससे रिलेटेड एक अच्छा सा चार्ट बनाया हुआ है मैंने, कि आपसे कोई इन्फॉर्मेशन पूछी, किसी ने पूछी, आईसीआई से रिलेटेड बॉडीज ने पूछी, और आपने सप्लाई नहीं करी, आपने प्रोवाइड नहीं करी, तो कहा जाएगा क्लोज टू पार्ट 3 शेड्यूल 1, जो अभी हमने डिस्कस करा था डू नॉट सप्लाई वाली इन्फॉर्मेशन में, क्लोज टू पार्ट 3 शेड्यूल 1। अगर आईसीआई से रिलेटेड बॉडीज ने आपसे कोई इन्फॉर्मेशन पूछी, आपने फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी, प्रोवाइड तो करी बट इस बार फॉल्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी, तो क्लोज 3 पार्ट 2 सेकंड शेड्यूल में चले जाओगे। और अगर कोई अदर रेगुलेटरी बॉडीज है, अगर कोई अदर रेगुलेटरी मतलब बॉडीज, मतलब कोई भी पब्लिक अथॉरिटीज ने कोई भी इंफॉर्मेशन मांगी, आपने या तो प्रोवाइड नहीं करी या प्रोवाइड करी फॉल्स प्रोवाइड कर दी, तो उस केस में क्लोज टू पार्ट 4 शेड्यूल 1, मतलब यही वाला ब्रिंग डिस्प्यूट टू द प्रोफेशन वाले में आप गिल्टी हो जाओगे। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये पब्लिक अथॉरिटीज में आपने रिप्लाई नहीं करा या आपने रिप्लाई करा फॉल्स से रिप्लाई करा, तो उस केस में यहाँ पे गिल्टी हो जाओगे। ये आपको चार्ट अच्छे से समझाने के रिलेटेड था। तो ये हमारा पूरा हो गया, पूरा फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल के अंदर एक बार पूरा वापस समराइज कर देता हूँ। पार्ट 1 था चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, उसके अंदर 12 क्लोज थे। क्लोज 1 क्या कहता, अगर आपने किसी और पर्सन को अलाउ करा प्रैक्टिस करने के आपके बिहाफ पे, कौन प्रैक्टिस कर सकता है, सीए आईपी, उसके साथ पार्टनर या एम्प्लॉय होगा तो प्रैक्टिस कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा क्लोज 2 क्या बोलता है, क्लोज 2 अगर आपने पे करा शेयर कमीशन ब्रोकरेज इन अ फी और प्रॉफिट ऑफ प्रोफेशनल बिजनेस फॉर अ सर्विस रेंडर टाइम टू टाइम इन और आउटसाइड इंडिया, किस कौन को दे सकते हो आप, मेंबर इन प्रैक्टिस होना चाहिए, पार्टनर होना चाहिए, या फिर आपका कोई रिटायर्ड पार्टनर होगा, या कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज पार्टनर, या रेगुलेशन 53A के अंदर कोई मेंबर आते हैं उनको अलाउड है। पार्ट 3 के हम क्लोज 3 के अंदर आए। क्लोज 3 में क्या बोलते हैं, अगर आपने एक्सेप्ट करा क्या पार्ट ऑफ प्रॉफिट अदर देन मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट, तो आप वहां पे क्लोज 3 के अंदर गिल्टी हो जाओगे। बट आप सिमिलर एंगेजमेंट में कोई प्रॉफिट शेयरिंग एंगेजमेंट में इन्वॉल्व हो सकते हो रेगुलेशन 53A वाले बंदों के साथ। फिर आए क्लोज 4, अगर आपने पार्टनरशिप में एंटर हुए तो आप गिल्टी हो जाओ। किसके साथ एंटर हो सकते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, या फिर कोई रेगुलेशन 53A एक्सेप्ट MBA, उनके साथ आप एंटर हो सकते हो, या कोई क्वालिफिकेशन जो काउंसिल और सीजी ने रिकॉग्नाइज करी हुई है उनके साथ एंटर कर सकते हो। इसके बाद है क्लोज 5 जो इंपॉर्टेंट है। क्लोज 6 था सोलिसिट से रिलेटेड, क्या सोलिसिट करा, आपने कोई क्लाइंट को सोलिसिट करा, प्रोफेशनल वर्क को सोलिसिट करा थ्रू कॉपी। कॉपी मीन्स क्या होता है, सर्कुलर, आप एडवर्टीजमेंट या फिर पर्सनल कम्युनिकेशन या कोई इंटरव्यू या कोई अदर मीन, तो आप हो जाओगे क्लोज 6 में गिल्टी। क्लोज 7 क्या था, आपने कोई प्रोफेशनल अटेनमेंट का एडवर्टीजमेंट करा तो क्लोज 7 में गिल्टी, या कोई आपने कोई और डेजिग्नेशन यूज करी अदर देन सीए, कोई प्रोफेशनल लेटर हेड पे साइनिंग बोर्ड पे, तो उस केस में आप हो जाओगे गिल्टी क्लोज 7 के अंदर। क्लोज 8 आए, आपने एक्सेप्ट करा कोई पोजीशन जो प्रीवियसली कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास थी या कोई अदर सर्टिफाइड ऑडिटर के पास थी, आप विदाउट फर्स्ट कम्युनिकेटिंग विद हिम इन राइटिंग, तो क्लोज 8 के अंदर हो जाओगे गिल्टी। फिर क्लोज 9 के अंदर आया सेक्शन 139 140 का कंप्लायंस देखना पड़ेगा। जब आपने एक्सेप्ट करा एज ए पोजीशन एज ए ऑडिटर ऑफ एन कंपनी, तो आपको वो चीजें चेक करनी पड़ेगी। फिर क्लोज 10 में अगर आपने चार्ज करा ऑफर टू चार्ज करा कोई प्रोफेशनल फी बेस्ड ऑन
परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट या कोई कॉन्टीजेंट अपॉन फाइंडिंग्स, तो आप हो जाओगे क्लोज 10 के अंदर गिल्टी। उसका एक्सेप्शन भी था। क्लोज 11 में आपने कोई और बिजनेस और ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व हुए अदर देन चार्टेड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस अनलेस परमिटेड बाय काउंसिल और अप्रूव्ड बाय द काउंसिल, तो आप क्लोज 11 हो जाओगे गिल्टी। क्लोज 11 बोला आप डायरेक्टर बन सकते हो जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है एज ऑडिटर। एमडीडब्ल्यूटीडी नहीं बन सकते। एमडीडब्ल्यूटीडी के लिए एक चैप्टर 17 का एक एक्सेप्शन है, वो वहां देखेंगे। फिर आया क्लोज 12 में, अगर आपने किसी भी पर्सन को अलाउ करा आपके बिहाफ पे या आपकी फर्म के बिहाफ पे साइन करने के रिगार्डिंग, किस पे, बैलेंस शीट पे, प्रॉफिट एंड लॉस पे या कैश फ्लो पे, तो आप हो जाओगे गिल्टी। कौन साइन कर सकता है? चार्टेड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, साथ साथ वो पार्टनर ही होना चाहिए। फिर हमारे पार्ट टू था चार्टेड अकाउंटेंट इन सर्विस से रिलेटेड। उसके अंदर 2 क्लोज थे। क्लोज 1 बोल रहा था कि आपने अगर पे करा शेयर इन इमोल्यूमेंट तो आप गिल्टी हो जाओगे। क्लोज 2 क्या था? अगर आपने एक्सेप्ट करा पार्ट ऑफ प्रॉफिट किसी लॉयर से, चार्टेड अकाउंटेंट से, ब्रोकर से कम एज ए कमीशन और ग्रेटिफिकेशन फॉर एंगेज इन सच कंपनी, तो आप गिल्टी हो जाओगे। फिर हम आए पार्ट 3 के अंदर 3 क्लोज थे। पहला बोलता है नोट बीइंग अ फेलो एक्ट एज ए फेलो, तो वहां पे आप क्लोज 1 के अंदर गिल्टी हो जाओगे। क्लोज 2 में आपने सप्लाई नहीं करी कोई इन्फॉर्मेशन जो आई से रिलेटेड बॉडी से मांगी, क्लोज 2 के अंदर गिल्टी। क्लोज 3 में क्लोज 6 और क्लोज 7 कोई इन्फॉर्मेशन आप सप्लाई कर रहे हो, रिस्पॉन्ड कर रहे हो, टेंडर को सीए से वर्क आप सिक्योर कर रहे हो, वहां पे अपने फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे दी, क्लोज 3 के अंदर गिल्टी। फिर पार्ट 4 आया हमारा अदर मिसकंडक्ट। उसके अंदर देखा हमने, एक तो पहला था अगर आपको सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट ने आपको प्रिजनमेंट दे दी कितनी, 6 मंथ से कम की, 6 मंथ या 6 मंथ से कम की, तो आप क्लोज 1 में गिल्टी। क्लोज 2 के अंदर अगर काउंसिल के ओपिनियन में दैट ब्रिंग डिसरिप्यूट टू द प्रोफेशन, चाहे वो प्रोफेशन वर्क हो चाहे ना हो, तो क्लोज 2 के अंदर गिल्टी। ये पूरा था हमारा क्या, ये पूरा था हमारा फर्स्ट शेड्यूल। नाउ वी आर मूविंग टू द सेकंड शेड्यूल। अब आता है सेकंड शेड्यूल। इसके अंदर 3 पार्ट थे। फर्स्ट 2 पार्ट प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के थे, हम पहले वो स्टार्ट करते हैं। पहला आता है पार्ट 1 जो चार्टेड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस की बात करते हैं। इसके अंदर आएंगे 10 क्लोज। क्लोज 1 से स्टार्ट करते हैं। अगर आपने कोई डिस्क्लोज करी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन, चार्टेड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस की बात करें जो आपने प्रोफेशनल एंगेजमेंट में ऑब्टेन करी थी, आपने कोई वो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज कर दी विदाउट द कंसेंट ऑफ क्लाइंट, तो आप क्लोज 1 के अंदर आ जाओगे गिल्टी। क्लोज 2 बोलता है अगर आपने सर्टिफाई करा या सबमिट करा अपने नेम पे या फर्म के नेम पे रिपोर्ट ऑन द एग्जामिनेशन, अनलेस आपने ही वो एग्जामिनेशन परफॉर्म करी हो या आपके एम्प्लॉय ने परफॉर्म करी हो या आपके पार्टनर ने या किसी और चार्टेड अकाउंटेंट ने परफॉर्म करी हो, तो चल जाएगा, अदरवाइज आप क्लोज 2 के अंदर हो जाओगे गिल्टी। क्लोज 3 क्या बोलता है? अगर आपने परमिट कर दिया खुद का नेम या फर्म का नेम इन कनेक्शन विद एस्टिमेशन ऑफ अर्निंग और कॉन्टीजेंट अपॉन फ्यूचर ट्रांजेक्शन, जहां पे आपने वाउच कर दी एक्यूरेसी, तो आप हो जाओगे गिल्टी। आप पार्टिसिपेट कर सकते हो फाइनेंशियल फोरकास्ट के रिलेटेड, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको 3 चीजें डालनी पड़ेगी वहां पे, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, बेसिस ऑफ फोरकास्ट, मेजर अजम्पशन कौन कौन सी यूज करी और आपने वाउच नहीं करी एक्यूरेसी, आपको ध्यान रखना है। फिर आया क्लोज 4, वहां पे आप एक्सप्रेस कर रहे हो ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ऐसी बिजनेस और ऑक्यूपेशन जहां पे आपका, आपकी फर्म का, आपके पार्टनर का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, तो वो क्लोज 4 के अंदर हो जाएगा गिल्टी। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ चुका हमारे नवंबर 24 में, तो इसके भी कम चांसेस है, फिर भी आपको रीड करना है। फिर आते हैं क्लोज 5 और क्लोज 6 ही मिलते जुलते। क्लोज 5 क्या बोलता है? फेल टू डिस्क्लोज मटेरियल फैक्ट, फेल टू डिस्क्लोज मटेरियल फैक्ट विच इज नोन टू हिम इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल फैक्ट डिस्क्लोज होना चाहिए था, सीआईपी को पता था, वो डिस्क्लोज नहीं हुआ, फेल टू डिस्क्लोज, तो वो कहां पे आ जाएगा? क्लोज 5 में गिल्टी आ जाएगा। क्लोज 6 में क्या बोलता है? फेल टू रिपोर्ट अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, आपको पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियल मिसस्टेटमेंट थी, आपको वो पता भी थी, आपने फिर भी रिपोर्ट नहीं करा, वो आएगा क्लोज 6 के अंदर। ये दोनों में डिफरेंस है, वो आपको अच्छे से देखना है। क्लोज 7 क्या कहता है? डज नॉट एक्सरसाइज ड्यू डिलिजेंस और ग्रोसली नेग्लिजेंट इन कंडक्ट ऑफ प्रोफेशनल ड्यूटीज, मतलब ये ऐसा है कि आपने कहां पे अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज को सही तरह से आपने परफॉर्म नहीं करा, तो आप क्लोज 7 के अंदर आ जाओगे गिल्टी। ये वो है हारी का सारा क्लोज 7 हमारा, मतलब क्लोज 7 में तो गिल्टी हो ही जाओगे। इसके रिलेटेड काफी सारे एग्जांपल, इसको एक बार आप रीड कर लेना। फिर आता है क्लोज 8। क्लोज 8 क्या बोलता है? फेल टू ऑब्टेन सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन विच इज नेसेसरी टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर आपने कोई सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन नहीं करी तो क्लोज 8 के अंदर आ जाओगे आप गिल्टी। इससे रिलेटेड भी काफी सारे एग्जांपल है, उसको आप रीड कर लेना। फिर आता है क्लोज 9, फेल टू इनवाइट अटेंशन टू एनी मटेरियल डिपार्चर, मतलब आपने कोई डिपार्चर करे किसी जनरली एक्सेप्टेड ऑडिट प्रोसीजर से, आपने वहां पे आपने रिपोर्ट में लिखा भी नहीं वो चीजें, फेल टू इनवाइट अटेंशन, तो आप क्लोज 9 के अंदर आ जाओगे गिल्टी, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आएगा क्लोज 10। क्लोज 10 क्या बोलता है? फेल टू कीप मनी ऑफ हिज क्लाइंट अदर देन फी और रेम्यूनरेशन, मतलब क्लाइंट से आपको अदर देन फी और रेम्यूनरेशन कोई पैसे मिले, आपको वो सेपरेट बैंक अकाउंट में रखने चाहिए थे या कि आपको रीजनेबल टाइम के अंदर सही पर्पस के लिए यूटिलाइज करने थे, तो आपने ये चीजें नहीं करी, तो आप क्लोज 10 के अंदर आ जाओगे गिल्टी। बट यहाँ पे एक पॉइंट है, आपको इससे रिलेटेड मैंने चार्ट भी बनाया हुआ है, अगर आपको एडवांस रिसीव हुआ, आप जो सर्विस रेंडर करें उससे एडवांस रिसीव हुआ, तो क्लोज 10 के अंदर आएगा ही नहीं। अगर आपको पैसे मिले और आपको पता था यार विद इन रीजनेबल टाइम वो यूटिलाइज होगा नहीं, तो आपको सेपरेट बैंक अकाउंट में डालना चाहिए था, आपने सेपरेट बैंक अकाउंट में नहीं डाला, तो आप गिल्टी हो जाओगे। आपको पता था रीजनेबल टाइम के अंदर यूटिलाइज कर लोगे आप, तो सेपरेट बैंक अकाउंट में मत डालो, बट आपको रीजनेबल टाइम के अंदर यूटिलाइज करना ही पड़ेगा।
तो ये सारे पॉइंट थे हमारे पार्ट 1 से रिलेटेड जो हमारे शेड्यूल सेकंड के बाद थी। अब आते हैं पार्ट 2 जो बात करते हैं मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूट की। यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट इन सर्विस का अलग से है ही नहीं, ये पूरा मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूट की बात करते हैं, वो भी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की। यहाँ पे कब कब गिल्टी हो गए, क्लोज 1 के अंदर क्या बोलते हैं, अगर आपने कॉन्ट्रावेंट करा किसी भी प्रोविजन का या कोई रेगुलेशन का तो आप क्लोज 1 के अंदर आ जाओगे गिल्टी। यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, एक्सेप्टेड ऑडिट इवन अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फी वाजंट पेड। तो यहाँ मैंने आपको ऊपर बताया था क्लोज 1 पार्ट 2 सेकंड शेड्यूल के अंदर गिल्टी हो जाओगे, तो वो पॉइंट मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है। अगर आपने अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फी थी फिर भी आपने एक्सेप्ट कर ली तो आप यहाँ पे गिल्टी हो जाओगे। बट आपको ध्यान रखना है सिक यूनिट का एक एक्सेप्शन था, वो आपको ध्यान रख के चलना है, ये आपको ध्यान रखना है इसमें। फिर आता है क्लोज 2। क्लोज 2 क्या बोलता है, अगर आप बीइंग एन एम्प्लॉय ऑफ एन कंपनी, क्लोज 2 क्या बोलता है, आप किसी के एम्प्लॉय हो किसी कंपनी के, उसमें आपने डिस्क्लोज कर दी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। वहां पे आपने क्लोज 1 के अंदर देखा था पार्ट 1 के अंदर शेड्यूल सेकंड में, यहाँ पे आपका पार्ट 2 सेकंड शेड्यूल के अंदर क्लोज 2 के अंदर देख रहे हो कि कोई एम्प्लॉय ने डिस्क्लोज कर दी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, तो आप हो जाओगे गिल्टी। अगर आपने परमिशन नहीं ली एम्प्लॉयर से तो आप हो जाओगे गिल्टी क्लोज 2 के अंदर। फिर क्लोज 3 क्या बोलता है, अगर आपने कोई इंफॉर्मेशन किसने मांगी थी, आईसीआई रिलेटेड बॉडीज ने मांगी थी, आपने फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी। ये भी मैं ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुका हूं चार्ट में। अगर आपने इंफॉर्मेशन ही प्रोवाइड नहीं करी थी तो हमने देखा था वो क्लोज 2 के अंदर जा रहा था, बट यहाँ पे आपने इंफॉर्मेशन फॉल्स प्रोवाइड करी, वो भी आईसीआई रिलेटेड बॉडीज को, तो ये जा रहा है क्लोज 3 पार्ट 2 के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है, इससे रिलेटेड आपको एग्जाम्पल्स को भी रीड कर लेना। फिर क्लोज 4 बोलता है अगर आपने डिफॉल्ट करा, एम्बेजल करा मनी रिसीव्ड इन प्रोफेशनल कैपेसिटी, तो आप क्लोज 4 के अंदर गिल्टी हो जाओगे। तो ये सारे पॉइंट थे हमारे पार्ट 2 के अंदर। फिर आता है हमारा पार्ट 3 जो अदर मिसकंडक्ट का। इसके अंदर एक ही पॉइंट आएगा जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, अगर सिविल कोर्ट या क्रिमिनल कोर्ट ने आपको गिल्टी पाया और आपको इंप्रिजनमेंट हुई 6 मंथ से ज्यादा की, तो वो यहाँ पे आएगा, 6 मंथ से कम की वो वहां गई थी। तो ये था हमारा पूरा सेकंड शेड्यूल। सेकंड शेड्यूल के अंदर हमने 3 पार्ट देखे। पार्ट 1 था चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस का, उसके अंदर 10 क्लोज थे। क्लोज 1 क्या बोलता है, अगर आपने डिस्क्लोज कर दी कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन विदाउट द कंसेंट ऑफ क्लाइंट तो आप गिल्टी हो जाओगे। क्लोज 2 बोला अगर आपने क्या बोला, सर्टिफाई करा, एग्जामिन करा कोई रिकॉर्ड्स ऑफ अकाउंट, अनलेस आपने ही उसको एग्जामिन कराया या किसी और चार्टर्ड अकाउंटेंट ने या आपके पार्टनर ने या एम्प्लॉय ने, तो ही आप गिल्टी नहीं होगे, नहीं तो अदरवाइज गिल्टी हो जाओगे। क्लोज 3 क्या बोला, अगर आपने परमिट करा खुद का नेम फर्म का नेम इन कनेक्शन विद द एस्टिमेशन ऑफ अर्निंग, या आपने कॉन्टीजेंट अपॉन फ्यूचर ट्रांजैक्शन जहां पे आपने वाउच कर दी एक्यूरेसी, क्लोज 3 के अंदर गिल्टी हो जाओगे। 4 क्या बोलता है, अगर आपने एक्सप्रेस करा ओपिनियन, आपने जहां पे आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट था आपके और आपके पार्टनर का, तो आप हो जाओगे गिल्टी। क्लोज 5 क्या बोलता है, अगर आप फेल टू डिस्क्लोज एनी मटेरियल फैक्ट, जो आपको पता था ऑलरेडी फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज होना चाहिए था फिर भी डिस्क्लोज नहीं करवाया आपने, तो आप गिल्टी हो जाओगे। क्लोज 6 क्या बोलता है, फेल टू रिपोर्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट, जो रिपोर्ट होनी चाहिए थी वो आपने फेल हो गए, तो आप क्लोज 6 के अंदर गिल्टी हो जाओगे। क्लोज 7 क्या बोलता है, डज नॉट एक्सरसाइज ड्यू डिलिजेंस और ग्लोसली नेग्लिजेंट इन द प्रोफेशनल ड्यूटीज, क्लोज 7 के अंदर गिल्टी। क्लोज 8 के अंदर क्या बोलता था, अगर आपने सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन नहीं करी अपने प्रोफेशनल वर्क से रिलेटेड, तो आप क्लोज 8 के अंदर गिल्टी हो रहे थे। क्लोज 9 क्या बोल रहा था, अगर आपने फेल टू इनवाइट अटेंशन टू द मटेरियल डिपार्चर रिलेटेड टू द गापा, नहीं रिलेटेड टू गैप क्या जनरल एक्सेप्टेड ऑडिट प्रोसीजर, तो आप क्लोज 9 के अंदर गिल्टी हो रहे थे। क्लोज 10 क्या बोला, अगर आपको मनी रिसीव हुई है किसी से, आपको क्लाइंट से अदर देन फी और रेम्युनरेशन, तो आपको सेपरेट बैंक में रखना है या आपको रीजनेबल टाइम यूटिलाइज करना है, वो नहीं करा तो आप गिल्टी हो जाओगे। फिर हम आए थे पार्ट 2। पार्ट 2 मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूट पे एप्लीकेबल था, 4 क्लोज थे। पहला क्लोज क्या बोलता था आपसे कि अगर आप प्रोविजन ऑफ किसी भी एक्ट के या कॉन्ट्रवेंशन करें तो आप गिल्टी हो जाओगे क्लोज 1 के अंदर। क्लोज 2 के अंदर बोल रहा था अगर आप एम्प्लॉय हो, आपने कोई डिस्क्लोज करी कोई इन्फॉर्मेशन विदाउट द कंसेंट ऑफ एम्प्लॉयर, तो आप गिल्टी हो जाओगे। क्लोज 3 के अंदर कोई आईसीआई रिलेटेड बॉडीज ने आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मांगी, आपने वो फॉल्स प्रोवाइड कर दी, तो आप क्लोज 3 के अंदर गिल्टी हो रहे थे। और क्लोज 4 के अंदर अगर आपने डिफॉल्ट करा, एम्बेजल करा, कोई आपको प्रोफेशनल कैपेसिटी में कोई मनी रिसीव हुई, तो आप क्लोज 4 में गिल्टी हो रहे थे। फिर हमारे पार्ट 3 के अंदर, पार्ट 3 के अंदर आपका इंप्रिजनमेंट हुई 6 मंथ से ज्यादा की, तो क्लोज 1 के अंदर गिल्टी। अब आ रहे हैं हमारी काउंसिल जनरल गाइडलाइन। काउंसिल जनरल गाइडलाइन क्या बोलता है, ये हम फटाफट चलेंगे। मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, आपको कैश बुक और लेजर प्रॉपर मेंटेन करके रखना पड़ेगा, मोबाइल मेंटेन करा नहीं चलेगा। आप एक्सक्यूज दे रहे हो कि 44 AB में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो भी नहीं चलेगा, आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आता है टैक्स ऑडिट असाइनमेंट 60 ले सकते हो, 44 AD ADA AE ये तीनों इंक्लूड नहीं होगा 60 के अंदर। एक पार्टनर सारे टैक्स ऑडिट को साइन कर सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। साथ साथ आपको डेट ऑफ एक्सेप्टेंस वाले दिन नंबर ऑफ पार्टनर देखना है, पार्ट टाइम कोई आपका पार्टनर है तो वो इंक्लूड नहीं करोगे, आपको ध्यान रखना है। फिर आता है ऑडिट असाइनमेंट के केस में वही सारे ऊपर वाले पॉइंट्स अप्लाई हो जाते हैं, 30 ऑडिट असाइनमेंट आप एक्सेप्ट कर सकते हो। फिर आता है इंपॉर्टेंट चैप्टर 9 अपॉइंटमेंट एज ए स्टैट्यूटरी ऑडिटर। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्या, अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टैट्यूटरी ऑडिटर। आप एज ए स्टैट्यूटरी ऑडिटर एक्सेप्ट नहीं कर सकते, किस कंपनीज के रिलेटेड, पीएसयू से रिलेटेड, गवर्नमेंट कंपनी से रिलेटेड, लिस्टेड कंपनी से रिलेटेड, या कोई पब्लिक कंपनी से रिलेटेड जिसका टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है। यहाँ प्राइवेट कंपनी की बात नहीं हो रही, यहाँ पब्लिक कंपनी की बात हो रही है जिसका टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है। कब एक्सेप्ट नहीं कर सकते, जब आपने ऑलरेडी उससे कोई अदर असाइनमेंट एक्सेप्ट करा हुआ है जिसकी फी आपके स्टैट ऑडिट की फी से ज्यादा है, जिसकी फी आपके स्टैट ऑडिट के फी से ज्यादा है,
तो आप उस केस में स्टैट ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करोगे, आपको ध्यान रखना है। और इस केस में सर कौन-कौन से अदर असाइनमेंट में क्या-क्या इंक्लूड होता है, जो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं ना, वही आपके अदर असाइनमेंट होते हैं। बट इसके अंदर अगर आप ऑडिट करो, वो आपके अदर सर्विसेज में, अदर एंगेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं होगा। अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हो बिफोर अथॉरिटीज, वो भी इन्वॉल्व नहीं होगा। अगर आप कोई सर्टिफिकेट वर्क कर रहे हो, वो भी इंक्लूड नहीं होगा। कहाँ पे? ये आपके अदर असाइनमेंट्स के केस में, आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे आपको जब रेम्यूनरेशन देखोगे अदर सर्विसेज की, अदर एंगेजमेंट की, वहां पे आपकी जो बिजनेस कंसर्न है उसकी भी, आपके एसोसिएट कंसर्न का भी आपका रेम्यूनरेशन इंक्लूड करना पड़ेगा जब आप स्टैट ऑडिटर से कंपेयर करोगे, जब आप स्टैट ऑडिटर की फी से कंपेयर करोगे। फिर आता है चैप्टर 10, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर चैप्टर 15 ये आपको अच्छे से रीड करना है। नेटवर्क गाइडलाइंस, कहाँ पे नेटवर्क माना जाएगा, कहाँ नहीं माना जाएगा। यहाँ पे आपको एक फर्म ओनली एक ही नेटवर्क को ज्वाइन कर सकती है, उससे ज्यादा नहीं कर सकती। आपको एंड एफिलिएट यूज करना पड़ेगा जब भी आप नेटवर्क फर्म में ज्वाइन करोगे। नेटवर्क फर्म से रिलेटेड आपको आईसीआई से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। 3 मंथ तक के लिए आपका नेम रिजर्व कर सकती है आईसीआई। आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा आईसीआई से, आपको ध्यान रखना है। और आपको एथिकल कंप्लायंस वही नॉर्मल वाली आपको चीजें ध्यान रखनी है। फिर आपका चैप्टर 17 लोगो गाइडलाइन, जो आपकी थी अमेंडमेंट, इसके अंदर क्या है, अ सीए इन अ ब्लू कलर विद ट्राई कलर टिक मार्क अपसाइड डाउन विद व्हाइट बैकग्राउंड, और जिसके अंदर इंडिया भी इंक्लूड कर दिया। या आपको लोगो देख के जाना है, इंडिया भी इंक्लूड कर दिया। और ट्रांजिशन दे दिया कि 1 साल के अंदर पुराने लोगों से नए लोगों पे आप शिफ्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ना ही अल्टरेशन कर सकते हो किसी भी फॉन्ट का, ना ही स्पेस विस्पेस दे सकते हो, कुछ भी अलाउड नहीं करा। फिर आता है चैप्टर 17, जिसकी बात मैं शुरू से करता आ रहा हूँ कि आप एमडी डब्ल्यूटीडी बन सकते हो किसी कंपनी में जहां पे आप सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, वहां पे एमडी डब्ल्यूटीडी बन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अटेस्ट कर सकते हो, फंक्शंस को ट्रेन कर सकते हो, आर्टिकल्स को फुल टाइम सीओपी ले सकते हो, सब चीज अलाउ है, कोई दिक्कत नहीं है। एथिकल कंप्लायंस देखना पड़ेगा आपको, वो चीज आप रीड कर लेना। फिर आता है सेल्फ रेगुलेटरी मेजर्स, अगर आप ये नहीं भी करोगे ना तो भी चल जाएगा, कोई मैंडेटरी नहीं है, ये ओनली रिकमेंड करा है, ये आपको रीड कर लेना है। फिर आता है रीसेंट डिसीजन ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड, जो आपको रीड करके जाना है, यहाँ से एमसीक्यू बन सकते हैं। कौन कौन से? इंटरनल ऑडिटर भैया शेयर परचेज कर सकता है कंपनी का, कोई दिक्कत नहीं है, अलाउड है। इंटरनल ऑडिटर शेयर परचेज कर सकता है कंपनी का। साथ साथ सीएआईपी इक्विटी रिसर्च एडवाइजर बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो रिटेल रिपोर्ट इशू नहीं करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। सीए वो इज अ मेंबर ऑफ ट्रस्ट, अगर आप ट्रस्ट के मेंबर हो और उसी का आप ऑडिट एक्सेप्ट कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। बट हमने क्रॉस 4 में तो सर ऐसा देखा था, सीए बट वो ट्रस्टी है तो आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। बट अगर आप मेंबर हो तो उस केस में आप ऑडिटर भी एक्सेप्ट कर सकते हो, बट कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। अगर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो आप नहीं कर सकते, आपको ध्यान रखना है। फिर सीए इन सर्विस में अपीयर एज ए टैक्स रिप्रेजेंटेटिव बिफोर टैक्स अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयर, मतलब आप किसी एम्प्लॉयमेंट में हो तो आप अपने एम्प्लॉयर के बिहाफ पे आप एज ए टैक्स रिप्रेजेंटेटिव अपीयर हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप अपने एम्प्लॉयर के किसी एम्प्लॉय के बिहाफ पे नहीं हो सकते, मतलब आप अपने कलीग के बिहाफ पे नहीं हो सकते, ये आपको ध्यान रखना है। और सीए एंगेज हो सकता है परफॉर्मेंस ऑडिट रिलेटेड टू द स्किल डेवलपमेंट काउंसिल, वो भी अलाउ करिए। सीए एक्सेप्ट कर सकता है मिस्ट्री ऑडिट, वो भी अलाउ कराए। एंड सीएआईपी कैन चार्ज फी ऑन परसेंटेज ऑफ यूटिलाइजेशन अलाउ कराए ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जहां पे आप सर्टिफाई करो स्पेंट आउट ऑफ ग्रांट, वो आपको अलाउ कराए। इसके अलावा सीए इन एक्ट एज ए इंटरनल ऑडिटर ऑफ कंपनी, मतलब आप किसी कंपनी के इंटरनल ऑडिटर हो और उस कंपनी के एम्प्लॉय के पीएफ फंड के आप स्टैट ऑडिटर भी बन सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। अब सर्टेन पॉइंट्स ऐसे आएंगे जहां पे सीए अलाउ नहीं है, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। सीए बीइंग अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर, आप स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो, आप बीआरएसआर रिपोर्ट इशू नहीं कर सकते क्लाइंट के रिगार्डिंग, आप बीआरएसआर रिपोर्ट को आप प्रिपेयर नहीं कर सकते, आपको ध्यान रखना है। बट आप उसके रिगार्डिंग एडवाइस कर सकते हो, आप उसके रिगार्डिंग एश्योरेंस प्रोवाइडर बन सकते हो, बट आप बीआरएसआर रिपोर्ट प्रोवाइडिंग प्रिपेयर नहीं कर सकते, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आप विजन और मिशन स्टेटमेंट परमिट नहीं है आपको लेटर हेड पे डालने के रिलेटेड, बट आप अपनी फर्म की प्रोफाइल में डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेट ऑडिटर और टैक्स ऑडिटर कैन नॉट वैल्यू अनकोटेड इक्विटी शेयर वेयर लो प्रोहिबिटेड सेम, आपको ध्यान रखना है। फिर फर्म अपॉइंटेड एज ए इंटरनल ऑडिटर ऑफ पीएफ ट्रस्ट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, मतलब आप किसी गवर्नमेंट कंपनी के पीएफ ट्रस्ट के आप इंटरनल ऑडिटर बन गए तो आप उसका स्टैट ऑडिटर नहीं बन सकते, आपको ध्यान रखना है। फिर कॉन्करेंट ऑडिटर ऑफ एक्स बैंक कैन नॉट अपॉइंट एज ए स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ बैंक वाई, जहां पे एक्स ने ही स्पॉन्सर करा है तो उस केस में आप नहीं बन सकते, आपको ध्यान रखना है। और इससे रिलेटेड 1-2 पॉइंट और है, वो आप चीजें आप वो रीड कर लेना, वो सारे पॉइंट्स आप एथिकल बोर्ड के रीड कर लेना एक बार। इसके अलावा बचा क्या? डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स, जहां पे अगर गिल्टी हो गए फर्स्ट शेड्यूल के अंदर, वो किसके पास जाएगा? बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन के पास जाएगा, वहां पे गिल्टी हो गए तो रेप्रीमांड कर सकता है, 1 लाख तक का फाइन हो सकता है। सेकंड शेड्यूल में गिल्टी हुआ है, वो कहां जाएगा? डिसिप्लिनरी कमेटी के पास जाएगा, 5 लाख तक का फाइन हो सकता है। ये पूरा था हमारा प्रोफेशनल एथिक्स, जिसको हमने कम से कम टाइम में कंप्लीट करने का ट्राई करा है। हमने काफी अच्छे से सारे पॉइंट्स को कवर करे हैं यहाँ पे। अब आप इस वीडियो को बार बार देखोगे, हर रिवीजन में देखोगे और अपने नोट्स को रीड करोगे, मोर देन इनफ होगा आपके लिए। सो थैंक यू गाइस।